की कोई क्वेरी? सर ये हो बोलिए सर ये होलसेल प्राइस इंडेक्स थोड़ा दोबारा बताएंगे सर? कौन सा? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन हाँ आपने सर। दिया है बस। हर एक आइटम की एक एवरेज प्राइस ले लेते हैं जो होलसेल में चल रही है, और उसे हर 2 महीने में, हर 1 महीने में, हर 3 महीने में कंपेयर करते हैं। अगर वो एवरेज बढ़ जाए तो कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गई, अगर वो एवरेज कम हो जाए तो कहते हैं इन्फ्लेशन कम हो गई। तो WPI इन्फ्लेशन नापने का एक तरीका है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, बेंचमार्क फॉर इन्फ्लेशन। जो एवरेज जो लेते हैं सर अक्रॉस प्रोडक्ट्स होता है सर ये? हाँ, इसमें पहले से कुछ रेशो तय किया गया है, पेट्रोल का इतना है, FMCG का इतना, मशीनरी का इतना, हर चीज का एक रेशो तय किया गया है। किसने किया है? गवर्नमेंट ने, जो पूरे आंकड़े इकट्ठे करते हैं, डेटा, और फिर वही बताते हैं क्या इन्फ्लेशन रही। जैसे अभी आज की GDP बताई गई है, GDP एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा रही है, इतनी ज्यादा रही है GDP कि मेरे को लगता है मार्केट 25,000 क्रॉस करेगी इसी की वजह से। और अगर एक बार मार्केट 25,000 के ऊपर टिक गई ना तो 26,000 दिखा देगी। और एक शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो 250 के ऊपर आ गया है, और वो 50 के ऊपर टिक गया है आज। मुझे लगता है वो कल ही 60 हो जाएगा। आज भी वो 3% भागा हुआ है, कल भी भाग सकता है। मतलब कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे। देखिए होल्ड है सर, भाग जाएगा। मेरा भी होल्ड है, प्रॉफिट में है। हालांकि मेरा बड़ौदा प्रॉफिट में है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसमें, क्योंकि मैंने जब वो नीचे गया था तो एवरेज भी किया था। सर ये जो कल मेसडॉक वाला का जो डेटा आया था सर, तो मेसडॉक का जो डेटा आया था वो मतलब जैसे लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो एट पार ही आया था, उसकी नेगेटिव तो डेटा नहीं था सर वो मेसडॉक का। मैंने मैक्सडॉक के देखे नहीं है रिजल्ट, क्या आया था मुझे पता ही नहीं है, इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, और किसी की भी कोई क्वेरी नहीं है क्या? तो फिर स्टार्ट कर दें। Yes, sir, you can start the class. ओके, बस मैं 9:15 तक इंतजार करना चाह रहा था। हर्षा जी भी आएंगे, चलिए टेक्निकल से सीखना है तो पहले से सीखे हुए। तो टेक्निकल से की क्लास शुरू करते हैं हम, और पेज नंबर आ गया आपके पास, ये 92। अगर ध्यान से समझिएगा, अगर मजा लेने लगे ना इस क्लास में तो कहोगे सर यही क्लास चलाते रहो, इतनी बढ़िया क्लास है। टेक्निकल एनालिसिस की पॉइंट, एनालाइज प्राइस मूवमेंट्स में हम चेक करते हैं, एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या? एक तो इसमें प्राइस देखते हैं और एक वॉल्यूम देखते हैं, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस। हम इसमें ये नहीं देखते कि कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे, अच्छे रहे, बेकार रहे, क्या कंपनी काम कर रही है, नहीं कर रही है, कंपनी का PE रेशियो हाई है कि लो है, और कुछ भी नहीं देखते। बस प्राइस और वॉल्यूम, और उससे हम प्राइस ट्रेंड देख के और स्टॉक का, एसेट का वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। की असम्पशंस क्या है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, कि अभी तक की जितनी न्यूज हमारे सामने आ चुकी है वो मार्केट में आ चुकी है, मतलब उसके से रेट बढ़ा और घट गया। ये अज्यूम करके चलता है टेक्निकल एनालिसिस कि जितने न्यूज आज से पहले आ चुकी थी वो पहले से मार्केट में डिस्काउंट है, और अब अगर कोई भी अगली न्यूज आएगी तो उससे प्राइस पे पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस ये अज्यूम करके चलता है जितनी भी न्यूज है वो डिस्काउंटेड है, नई न्यूज आ रही है वो मार्केट पे इफेक्ट करेंगी। पहली असम्पशन यही है। सेकंड, प्राइस मूव इन ट्रेंड्स। दूसरा ये मानकर चलता है कि अगर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहेगी तो हमारा शेयर भी पॉजिटिव रहेगा, अगर ओवरऑल मार्केट नेगेटिव रहेगी तो हमारा शेयर भी नेगेटिव रहेगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा शेयर भाग रहा है तो और भागता चला जाएगा, और अगर वो गिर रहा है तो और गिरता चला जाएगा। ऐसा नहीं वो सोचकर चलता अरे यार अब 10% गिर गया, यहाँ से वापस मुड़ेगा। वो ऐसा अज्यूम करके चलता है कि अगर 10% गिर गया तो ये 15 गिरेगा, और अगर कोई चीज भाग रही है 10% बढ़ गई तो ये 15 भागेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा आपको ये कहा जाएगा अगर कोई चीज भाग रही है तो खरीद लो, उसे बेचो और गिरेगी। मतलब इसमें ये नहीं सोचा था अब यहाँ से मुड़ भी तो सकती है ना। तो प्राइस रिवर्सल के बारे में बात नहीं करता। तीसरा,
तीसरी assumption ये बोलता है हिस्ट्री रिपीट सेल्फ। अगर कोई शेयर ऐसे 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 करता हुआ यहाँ से गिरा था तो यहाँ पर इसे मान लेंगे रेसिस्टेंस, ये जो ये बना, तो अब ये यहाँ पर दोबारा गिरेगा। अभी जब वापस यहाँ पर जा रहा होगा तो आपसे कहा जाएगा भाई ये यहाँ आते ही से बुक कर लो। हाँ अगर ये इसे काट के इसके ऊपर टिक जाए, 1-2 दिन क्लोजिंग दे दे तो दोबारा खरीद लो चाहे, लेकिन जब तक ये इसके पास है इसे बुक कर लो कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये बोलता है कि जहां से शेयर पिछली बार गिरा था, 2 बार 3 बार 4 बार गिरा या 1 बार गिरा, वहां से वो इस बार फिर से गिरेगा। तो 3 असम्पशन हो गई। पहला, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट में सब कुछ पहले से डिस्काउंटेड है। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, अगर कोई शेयर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जाएगा, घट रहा है तो घटता ही जाएगा। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, अगर कोई शेयर कहीं से गिरा था तो वापस गिरेगा, और अगर बचाया था 2 बार तो फिर अगर नीचे गिरने लगा तो यहीं से दोबारा उठेगा भी। ये ऐसा अज्यूम करके चलता है कि नीचे वाला सपोर्ट है, और जैसे ही वो रेजिस्टेंस को काटता है तो फिर ये समझ में जाता है सपोर्ट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कल के सेशन में सिखा दिया गया था। यहाँ तक कोई क्लियर है ना सबको अच्छे से? यस सर। हाँ सर। क्लियर हो गया आपका? सर मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग को थोड़ा सा एलोकेट करो। सर मेरे को मालूम नहीं था। थैंक यू। क्या पूछ रहे थे सचिन जी? मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग को थोड़ा सा एलोकेट कर दो। सर एक कंपनी के प्रमोटर ने कुछ फ्रॉड कर लिया था, फ्रॉड करने की वजह से वो कंपनी का शेयर 20% गिर गया। अब अगले दिन अगर उस कंपनी को 10 लाख रुपए का ऑर्डर मिल गया तो 10 लाख रुपए के ऑर्डर मिलने की वजह से वो बढ़ेगी, क्योंकि जो कंपनी ने फ्रॉड तो उसका इफेक्ट आ चुका एक दिन पहले। ये अज्यूम करके चलता है कि जो न्यूज जिस दिन हमें मिली उसका इफेक्ट उसी दिन आ जाता है, अगले दिन के लिए नहीं रुकता। ये अज्यूम कर लेता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ने अज्यूम किया। फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है? वो कहता है भैया ना, वो जो फ्रॉड कर रहा है पहले मैं चेक करूंगा उसके फ्रॉड करने की वजह से कंपनी को कितना नुकसान हो, और जितने परसेंट कंपनी को नुकसान हो उतने परसेंट शेयर गिरना चाहिए। मान लो मेरे हाथ से 10% का नुकसान हुआ और कंपनी 5% गिरे तो 5 और गिरेगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस अलग तरीके से बात करता है, टेक्निकल एनालिसिस अलग तरीके से बात करता है। वो कहता है जितना गिरना था एक दिन में गिर गया, अगले दिन नई बात है, नई रात गई बात गई। टेक्निकल एनालिसिस ऐसे बोलता है, और फंडामेंटल एनालिसिस बोलता है नहीं भाई जितने का परसेंट का नुकसान का हमें लग रहा है उतने परसेंट गिरना ही चाहिए। जैसे बिरला सॉफ्ट रिजल्ट है, टेक्निकल एनालिसिस होता तो कहता भैया जिस दिन उतना गिर गया और नहीं गिरेगा रिजल्ट की वजह से। आज मार्केट इतनी पॉजिटिव रही लेकिन बिरला सॉफ्ट गिरा है, क्योंकि मेरा आपको फंडामेंटल एनालिसिस बोलता है कि बिरला सॉफ्ट के रिजल्ट बेकार आया और वो गिरता ही रहेगा। इसलिए मैंने कहा निकल जाओ उसके अंदर, और मैं खुद भी निकल गया, और वो गिरता ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो यही बोलेगा कि भैया जितना गिरना था गिर गया। अब अगर आईटी सेक्टर भाग रहा है तो बिरला भी भागना चाहिए, लेकिन नहीं भागा। आज पूरा आईटी सेक्टर भाग रहा था, आज बिरला नहीं भागा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस वहां पर काम नहीं करेगा जब फंडामेंटल काम कर लेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ फंडामेंटल हर जगह काम करेगा, टेक्निकल कहीं नहीं पर करेगा। तो टेक्निकल आप सीख लो। मैं अपनी ट्रेडिंग में 2% भी टेक्निकल का यूज नहीं करता, अपने मन को मनाने के लिए मैं टेक्निकल देख लेता हूँ, बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पे विश्वास करता हूँ। और फंडामेंटल एनालिसिस शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। टेक्निकल सिर्फ शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म तो टेक्निकल होता ही नहीं है, ठीक है। फिर भी टेक्निकल को समझेंगे, क्योंकि जो चीज है मार्केट में वो आनी चाहिए। हम यूज करें ना करें हमारी अपनी मर्जी है, क्या पता कर ही ले, ठीक है। तो 3 assumptions आपको अच्छे समझ में आगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेन टूल क्या है सर? इसके अंदर चार्ट कौन सा? एक तो होता है सर लाइन बार और कैंडल्स, ठीक है। 3 चीजें होती हैं, वही जो कैंडल्स बनी होती है वही है। इंडिकेटर भी बहुत सारा होता है, लेकिन जो मेन इंडिकेटर वो क्या है? एक तो मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज भी हो सकता है, वेटेड एवरेज भी हो सकता है। एक होता है आरएसआई, एक होता है MACD, और एक होता है बॉलिंगर बैंड। चारों पंचों क्या होते हैं ये आपको बाद में बता पाऊंगा, अगर टाइम लगा तो बता दूंगा, वरना खुद देख लोगे समझ में आ जाएंगे। कुछ पैटर्न्स भी हैं, एक है हेड एंड शोल्डर, बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। एक है डबल बॉटम और डबल बॉटम, और एक है ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल भी होता है, डिसेंडिंग ट्राइंगल भी होता है। मैं कोशिश करूंगा कम से कम ये वाले 4 आइटम और ये वाले 3 आइटम तो बता ही दूंगा आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए। मतलब पेपर में तो नहीं आएंगे, लेकिन एनालिसिस करते समय आपके काम आ जाता है। ट्रेंड एनालिसिस तो आप करते ही हो कि भैया आपके हिसाब से मार्केट अपवर्ड है या डाउन ट्रेंड में है, बस इतना ही बताना होता है। जो अप ट्रेंड की मार्केट होती है वो हायर हाई लगाती है, हायर लो लगाती है। हायर हाई हायर लो का मतलब कि सर जो पिछले वाला हाई लगा था
तो जो अगला हाई है वो इससे ऊंचा है, और जो अगला लो है वो पिछले वाले लो से ऊंचा है। ये वाले हाई से ये वाला हाई ऊंचा है, इसे बोलते हैं हाइयर हाई। मतलब हाई 1, हाई 2 जो हाई 1 से बड़ा है, और लो 1 ये है, और लो 2 ये है। तो जो लो 2 है वो लो 1 से बड़ा है, मतलब हाइयर हाई है और हाइयर ही लो है। किसको हाइयर हाई हाइयर लो समझ में आ गया? किसी को आ गया सर। आ गया? Yes, sir. किसी को नहीं आया हो तो बताइए। यस सर। अप ट्रेंड में हाइयर हाई हाइयर लो लगते हैं, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो लगते हैं। कुछ इस तरह से चलता है। तो आपको नजर आ रहा है गिरता हुआ है, ये लोअर हाई लोअर लो लग रहे हैं, इसमें हाइयर हाई हाइयर लो लग रहे हैं। तो ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। चलिए साइडवेज। सर जहां पर ऊपर नीचे हो ही ना, एक लिमिट में ऐसे सीधे सीधे और उसके बीच में घूम रहा है यूं करके, यहाँ से ऊपर नहीं जाता यहाँ से नीचे, तो इसे बोलते हैं साइडवेज मूवमेंट। और बहुत छोटी रेंज होती है। अगर छोटी रेंज है तो इसे बोल देंगे साइडवेज, ना तो ऊपर ही जा रहा है ना नीचे जा रहा है, साइडवेज है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। जब हम चार्ट बनाते हैं तो हमने देखा सर एक बार यहां से गिरा, एक बार यहां से, और एक बार यहां से। तो ये वाले लेवल पे लगभग 2 बार गिरा है। लेवल से ऊपर जाने के बाद भी रह नहीं पाया, तो नीचे यानी कि यही बन गया इसका रेसिस्टेंस। सर नीचे की तरफ देखिए तो देखो यहाँ पर भी टिक गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये बन गया इसका सपोर्ट। जहां से वो प्राइस बार बार ऊपर की तरफ उठेगा उसे सपोर्ट बोल देंगे, और जहां से वो प्राइस नीचे गिरेगा उसे रेसिस्टेंस बोल देंगे। अब प्राइस यहाँ से बढ़कर ऊपर चला गया तो ये जो रेसिस्टेंस था इसी को सपोर्ट मान लेंगे, और फिर अगला रेसिस्टेंस ऊपर कहीं मार्क करेंगे, फिर वो रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा। जब तक ये प्राइस इसे तोड़ेगा नहीं तो तब तक ये सपोर्ट रहेगा, वरना फिर रेसिस्टेंस बनेगा। इसको मेरी ये बातें समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। जितना अभी तक पढ़ाया उसे फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करा रहा हूं 2 मिनट में, और फिर आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है सर? ये प्राइस और वॉल्यूम को एनालाइज करती है बस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? जो आपके प्राइस के मूवमेंट को चेक करता है और उसे कंपेयर करता है वॉल्यूम से, और वॉल्यूम को प्राइस मूवमेंट को चेक करके उसमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स और चार्ट वगैरह देख के वहां से कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। की असम्पशंस क्या होती है उसकी? मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। कि मार्केट में सब कुछ डिस्काउंट हो रखा है, जो न्यूज आपको पहले से पता है। अगर कोई नई न्यूज आएगी तो वो फिर उसको अफेक्ट करेगी। अगर पहले की कल या परसों की कोई न्यूज थी तो वो आज इफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा ज्यूम करके चलती है टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। टेक्निकल एनालिसिस ये मानकर चलती है अगर कोई शेयर 50% बढ़ गया तो अभी और बढ़ेगा, कोई शेयर 20-30% घट गया तो अभी और घटेगा। मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा। ऐसा ज्यूम नहीं करना है अब तो 40-50% गिर गया अब यहां से ये यू टर्न लेगा, ऐसा नहीं मानना है। टेक्निकल एनालिसिस ये बोलते जब तक कोई चीज गिर रही है वो गिरती ही रहेगी, बढ़ रही है वो बढ़ती ही रहेगी। आप अपनी तरफ से मत सोचो कि वो यू टर्न लेगी। जब वो यू टर्न ले ले और कोई महत्वपूर्ण आपका कोई वॉल्यूम के साथ आपका यू टर्न ले ले तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा अब इसे यू टर्न ले लिया है, अब ये अपोजिट ट्रेंड में आ गया, फिर इसका ट्रेंड बदल जाएगा। गिरती हुई आइटम का बढ़ जाएगा, बढ़ता हुआ हो जाएगा, और बढ़ती हुई आइटम का डाउन ट्रेंड आ जाएगा। लेकिन ये करेगा हमेशा ट्रेंड को फॉलो, ऐसा ज्यूम करके चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। फिर से बता रहा हूँ, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। एक तो जो न्यूज आपको एक दिन पहले पता चल गई वो एक दिन पहले ही उसमें प्रोडक्ट में आ जाएगी, उसके रेट में आ जाएगी, अगले दिन उस न्यूज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा ज्यूम करके चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। अगर कोई रेट गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा, ऐसा ज्यूम करते हैं, और अगर कोई रेट बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा, ऐसा ज्यूम करके चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तीसरा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये बोलता है सर अगर पहले कभी कोई प्राइस कहीं से गिरा था तो इस बार भी वहीं से गिरेगा, और अगर पहले कहीं पर प्राइस ने सपोर्ट लिया था तो वो इस बार भी लेगा, ऐसा ज्यूम करके चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ ले, क्योंकि जो 3 लाइन मैंने बताई है ये पूरी क्लास में यूज होने वाली है। पहले वाला मार्केट डिस्काउंट एवरेजिंग, सेकंड हिस्ट्री रिपीट्स, व्हाट इज द थर्ड वन? देखिए पहले वाली लाइन थी मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग,
Yeah, yeah. तो डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब अगर कोई 2 दिन पहले कोई न्यूज आई थी तो वो 2 दिन पहले जिस दिन आई थी उसी दिन उसके रेट कम ज्यादा जो होने हैं हो जाएंगे, अगले दिन फिर उस न्यूज का इफेक्ट नहीं लेंगे टेक्निकल एनालिसिस के केस में। और प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा होगा उसी को फॉलो करेंगे। और थर्ड, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जहां पर कोई प्राइस ने पिछली बार किया था वहां पर एक लाइन लगा लेंगे, ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और जहां पर किसी प्राइस ने सपोर्ट लिया था ऐसा अज्यूम करके चलेंगे वहां पर सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं। मेन टूल क्या है इसका? लाइन चार्ट, बार और कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं कल सर ने समझाया था, हम भी कोशिश करेंगे कि टाइम मिला तो समझाएंगे, वरना जो समझाया था उतना काफी है। इंडिकेटर वैसे तो 100-200 तरह के होते हैं, लेकिन 4 तरह के मैं कोशिश करूंगा आपको समझा दूं। एक है मूविंग एवरेज, एक है आरएसआई, एक है एमएसीडी और एक है बॉलिंगर बैंड। आपके कोर्स में ये टेक्निकल एनालिसिस का चैप्टर है नहीं, तो अगर मैं 4 चीजें ना भी समझाऊं तो भी कोई दिक्कत है, कोर्स का पार्ट तो नहीं है। तो ये लेवल तक समझा पाऊंगा, उस लेवल तक समझाऊंगा, और ये चारों के चारों बहुत डीप लेवल पे मैं एनआईएसएम में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि वहां पर मुझे आपको बहुत चीजें पढ़ानी है, और वहां पर आरएसआई जो पीसीआर रेशो से रिलेटेड होता है। रेशो आपको तब समझ आएगा जब आपको कॉल पुट बताऊंगी, तो कॉल पुट अभी आपको डेरिवेटिव का नहीं बताया है, इसलिए पीसीआर आरएसआई नहीं समझा पाऊंगा, बाकी ट्रेंड थोड़े बहुत समझा दूंगा। और कोर्स में सिर्फ ऊपर ऊपर से है नाम, और कुछ नहीं आएगा पेपर में, ठीक है? तो मैं Okay. पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, डबल टॉप बॉटम होता है, ट्रायंगल होता है, मैं समझाऊंगा ये आपको। ट्रेंड एनालिसिस होता है सर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड कब कहलाएगा सर? जब वो हाई और हायर लो बना रहा हो। हायर हाई और हायर लो किसे बोलते हैं सर? उसने एक हाई बनाया है ये, एक हाई बनाया है ये, एक हाई बनाया है ये। सर जो उसका दूसरे नंबर का हाई था वो पहले नंबर के हाई से ऊंचा था, इसे बोलते हैं हायर हाई बनाया। और जो दूसरे नंबर का लो था वो पहले नंबर के लो से ऊंचा था, इसलिए बनाया हायर लो बनाया है। तो लो, लेकिन पहले वाले लो से हाई है। तो जब कोई भी कंपनी हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म कर रही हो तो उसे बोलते हैं वो ट्रेंड में। और जब वही कंपनी हायर लो और लोअर लोज बना रही हो, लोअर हाई और लोअर लोज बना रही हो, तो उसे बोलते हैं वो डाउन ट्रेंड में है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछिए, आगे बढ़ रहा हूं। किसी को कोई क्वेरी नहीं है? वेरी गुड। अगर मार्केट कहीं पर भी ट्रेड ना कर रही हो, एक रेंज में घूम रही हो, सर ये रेंज है, एक शेयर है सर 92 और 90 के बीच में घूम रहा है, 2 रुपए के बीच में, तो ऊपर से नीचे ऊपर नीचे उतर रहा है, 10 दिन से घूम रहा है, इसे बोलते हैं साइडवेज मूवमेंट। मार्केट कहीं जा ही नहीं रही है, हॉरिजॉन्टल या साइडवेज मूवमेंट बोलते हैं इसे। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको समझा चुका हूं, ये जो पिछली बार जहां से रुकी थी उसी को सपोर्ट और रेसिस्टेंस मानते हैं, और कल की क्लास में भी सिखाया था। प्राइस लेवल वेयर बाइंग इज स्ट्रॉन्ग, जहां पर बाइंग स्ट्रॉन्ग आ जाती है और प्राइस जो है ऐसे करके ऊपर जा रहा था, फिर जब नीचे से यहीं पर बाइंग आ जाती है, यहीं से वापस घूम जाता है। जब यहाँ पर बाइंग आ रही है तो ये बन गया सपोर्ट, और जहां पर सेलिंग ज्यादा आ रही है, मान लो यहाँ से ये वापस गिर जाता है, तो एक बार यहाँ के रुक गया, एक बार यहाँ रुक गया, तो इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। चलो एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, देखिए। ये आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट। अब मुझे कैसे पता चला सर 250 पे ही इसका जो है ब्रेकआउट लेवल है, वो देखते हैं। ये मैंने इसका जो है 3 महीने का चार्ट लगाया आपको पहले, तो हमें थोड़ा थोड़ा दूर दूर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक लगा ली लाइन, और हमें पता चला एक बार यहाँ तक गिरा था, तो हमने यहाँ तक लगा ली एक, और हमें पता चला देखो यहाँ से ये बढ़ा था और यहाँ से फिर गिर गया था, तो एक यहाँ पर भी लग गया। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया सर ये सब इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। ये हमने पहले लगाया 3 महीने के चार्ट पे। अब इसे थोड़ा सा और अंदर तक घुसने के लिए इसे छोटा करो चार्ट को, 1 महीने का करो। तो 1 महीने का चार्ट करने की वजह से आपको पता चलेगा थोड़ा सा और शार्प, तो आपको पता चलेगा सर एक डिक्लाइन इसकी यहाँ से भी हुई थी, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ सीधा यहाँ तक हुई थी, और उसके बाद यहाँ रुका था, तो बिल्कुल ठीक लगाया हुआ है। और इसे थोड़ा सा बैक करके देख रहे हैं तो हमारे को एक सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, और एक लगाना चाहे तो ये भी लग जाएगा। सपोर्ट लगाने, लाइन लगाने किस चीज को समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है लाइंस? Yes, sir. तो देखे हमने लाइन, हाँ सर। तो हमें
पे समझ में आ गया ये 250 से लेके 254 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 250 से लेके 254 पे इसका रेजिस्टेंस है। आज ये 52 रुपए तक गया है, और अगर मैं इसको बहुत पास से देखूंगा ना यहाँ पर, तो ये एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस है 250 का ही है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर जो है ये 50 से लेके और 55 तक कई दिन रहा है देखो, और 55 से ऊपर ये 2-3 बार नहीं गया। पहले यहाँ पर आया, एक बार नहीं गया, फिर अगले दिन भी नहीं गया, उससे अगले दिन भी 3, 4, 5, 6 दिन तक ये 250-55 के बीच में घूमता रहा और 55 क्रॉस ही नहीं कर पाया, और फिर इसने ये 50 जैसी तोड़ा ही गिर गया। देखो 50 तोड़ने के बाद गिरा है, तो यही वो लेवल है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, तो हमें पता चल गया सर 50 से लेके 55 तक इसका रेजिस्टेंस है, 50 से और 55 तक ये क्रॉस नहीं करता। और देखो कितने दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन रहने के बाद फिर ये 50 से सीधा टूट के 13 रुपए तक आ गया था। मतलब सिर्फ 4 दिन के अंदर ये 50 रुपए से 13 रुपए पे आ गया था, मतलब 37, मतलब कि 19% गिर गया था सिर्फ 4 दिन में, 7 दिन तक स्ट्रगल करने के बाद। अब अगर ये दोबारा से स्ट्रगल करके वापस 250 पे आ गया है और वापस यहीं पर रुक रहा है, और अगर कल को ये से क्रॉस कर जाए तो ये ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। 50 को होगा पिछले सर। 3 महीने से क्रॉस नहीं कर पा रहा, बार बार 250 पे आके गिर जाता है, बार बार 250 पे आके गिर जाता है, तो रिस्की तो है। 250 पे फिर गिरेगा ये, अगर हमने होल्ड किया हुआ है तो रिस्क है, क्योंकि अगर 250 से गिरा तो 40 पे आ जाएगा वापस। लेकिन आज वाला जो 250 इसने काटा है ना, वो वॉल्यूम के साथ काटा है। देखो अब देखो ये वाली वॉल्यूम, ये ज्यादा वॉल्यूम की कब आई है मैं बताता हूँ। ये देखिए जी, हाँ जरा देखिए, एक बार वॉल्यूम यहाँ ज्यादा आई, तो जहां जहां पर वॉल्यूम ज्यादा आती है वो कंफर्म वाला होता है। मतलब ये वाली लाइन जो है कंफर्म है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो जब ये वाली लाइन लगाई थी हमने यहाँ से, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जिससे कि हमें पता लग जाए कि कंफर्म वाली है। तो हमने इसका कलर बदल के ही कर दिया। कलर दिख रहा है सबको? यस सर। मैंने डार्क कर दिया और कलर भी चेंज कर दिया। और देखिए दूसरी बार वॉल्यूम ज्यादा एक ये वाली आई थी, ये वाली वॉल्यूम पे हमने कोई लगाई नहीं है, लगा सकते हैं, और ये वाली लाइन को उठा के यहाँ टिक कर देते हैं। अब इसको भी बदल सकते हैं, चलिए भी डार्क कर दी मैंने। और एक बार वॉल्यूम में ज्यादा आई थी और इस वाली वॉल्यूम पे गिरा था, तो हम ये वाली को भी डार्क कर सकते हैं। ये 3 लाइन तो हमारी कंफर्म वाली। और देखो ये कंफर्म वाली लाइन कौन सी बनी, 250 रुपए। इसीलिए मैं 255 को इतना नहीं भाव दे रहा हूँ, मैं 250 वाली को भाव इसलिए दे रहा हूँ कि 250 वाली लाइन जब बनाई थी तो वॉल्यूम थी, और अब इतने दिनों के बाद फिर से वॉल्यूम आई है आज ये रही, और ये वॉल्यूम की वजह से 250 पे आके रुका है। अब देखते हैं कल को क्या वॉल्यूम रहती है। अगर कल को अच्छी वॉल्यूम के साथ ही 250 ब्रेक कर दे और 255 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो अगला टारगेट इसका मैं डिसाइड करते हैं क्या है। अगला टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, फिर से लाइन चेक करेंगे। देखिए फिर से लाइन चेक करने पे हमारे को एक लाइन ये मिली है, अगली लाइन हमें मिली है 265, तो इसका अगला टारगेट है 265, और इससे बड़ी फिर लाइन मिली है, बार बार जो रुकता है फिर वो यहाँ रुकता है, ये रहा देखो 2-3 बार रुका है यहाँ पर भी, ये है 285। अगली लाइन मिल जाएगा 285, और 285 के बाद अगर कोई अगली लाइन लगाना चाहेगा तो वो बन रही है ये 300 की, ये इसका हाई है, बस इसके ऊपर कोई लाइन है नहीं। फिर कितनी भी दूर तक चल जाओ उसके ऊपर कोई लाइन नहीं है। तो किस किस को बैंक ऑफ बड़ौदा का एनालिसिस करना चार्ट के थ्रू आया, किस किस को लग रहा है सर नहीं मुझे समझ नहीं आया। क्या चीज है? हाँ क्या सर एक बार जो आपने लगाई है मार्किंग वो दोबारा क्लियर कर दूंगा। मैं चार्ट एक बार और समझा दूंगा, लेकिन जो स्टूडेंट लेट आ रहे हैं ना, लेट आने के बाद आप ये मत कहा करें सर दोबारा समझाइए, गलती आपकी, आप लेट आ रहे हैं। 9 बजे के टाइम पे आप 9:30 आएंगे तो फिर गड़बड़ है। बाकी जो पहले से हैं वो कहें कोई बात नहीं। बाकी सब म्यूट हो जाइए पहले। सर ये वॉल्यूम वाला समझिए, सर वॉल्यूम वाला समझिए, वॉल्यूम कैसे करते हैं? तो देखिए मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है ना, उसमें मैंने वॉल्यूम लगाया हुआ है, दिखाता हूँ। ये जो ये नीचे है ये वॉल्यूम है,
सर ये वॉल्यूम कैसे लगाते हैं सर? ये एक सर ये यहाँ पर एफएक्स में जाएंगे ना, और यहाँ पर जाके ये वी वेब का मतलब होता है एवरेज वॉल्यूम, सॉरी वी वेब का वॉल्यूम वेटेड वेटेड वॉल्यूम का उसमें वॉल्यूम लिख देना, ऐसे ऐसे VOLUM लिख देना, वॉल्यूम ही आ गया। तो ये वॉल्यूम लगा लेना, नीचे लगा हुआ है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। हाँ, वो तो वी वेब तो प्राइस है, ये जो ये रेड वाली है ना, ये वी वेब है। देखिए मैंने वी वेब हटा दिया, देखिए मैं सब कुछ हटा दिया, वॉल्यूम बैठा हूँ क्या, ये लीजिए मैंने हाँ आपके सामने, अब मैं वॉल्यूम लगा, हाँ अब यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम VOLUME और वॉल्यूम पे क्लिक कर देंगे तो ये वॉल्यूम लग गई नीचे, देखो ये आ गई। वॉल्यूम का मतलब क्या है सर, कितना कितना वॉल्यूम आया हर जगह पर, तो ये आपको पूरा वॉल्यूम दिखा रहा है हर एक दिन का, कब ज्यादा और कब कम आया। देखो सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक बार आया था ये वाला, तो जिस दिन ये वॉल्यूम आया था उस दिन वो यहाँ से गिरा था, तो ये डार्क वाली लाइन हम यहाँ भी लगा सकते हैं। ये डार्क वाली लाइन जो है इसी को लगाई थी हमने, ये और इसको भी डार्क कर देते हैं। देखिए वॉल्यूम कितना ज्यादा आया था यहाँ पर, ये वाली वॉल्यूम। तो जितनी डार्क वाली लाइन है इसमें वॉल्यूम भी आया हुआ है और यहाँ से ही गिरा या बढ़ा हुआ है, तो यानी कि ये वाली लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने कैसे किया ये सब, एक बार मैं सारी लाइन डिलीट करके दोबारा दिखा रहा हूँ, जो कह रहे थे दोबारा बताइए उनके लिए। सर ये वॉल्यूम सर मतलब परचेज और सेल के ऊपर से होता है ना सर? हाँ जी हाँ जी, जहाँ पर बाइंग सेलिंग ज्यादा हो, ट्रेडिंग ज्यादा हो जहाँ पर, जिस लेवल पे, अच्छा मतलब कि एक लेवल है ना जहाँ बड़े बड़े लोग आके खरीद बेच कर रहे हैं, तो वो लेवल तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड वाले करते हैं। जी बोलिए। एंजल वन में थोड़ा अच्छा चार्ट दिखता है सर, है ना? हाँ जी, दूसरों के कंपैरिजन में आपके एंजल वन में अच्छा सुंदर दिख रहा है, मतलब दूर दूर दिख रहा है, क्लियर। नहीं वो क्लियर मैं करता हूँ, उसे जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए, और हो सकता है एंजल का बढ़िया हो, मैं तो एंजल के अलावा कोई यूज करता ही नहीं हूँ, मुझे और किसी का समझ में ही नहीं आता। तो ICICI डायरेक्ट में तो सर बहुत समय लेता है खुलने में। हाँ नहीं, एंजल तो बेस्ट है भाई, मेरी कोई कमीशन वमीशन नहीं है भैया किसी से भी, और आप अपने विवेक अनुसार अपना अकाउंट खोलें, जैसे मेरे को अच्छी लगती है, ये मेरी अपनी राय है, आपको कोई और अच्छी लगती है तो आप उसमें जा सकते हो। यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे भी बैठे IIFL की, और मैं IIFL की बहुत बुराई करता हूँ। मैंने एक बार IIFL में अकाउंट क्लाइंट का बंद करते, मेरे से ऐप ही नहीं चल रही। 2000 रुपए मिले नहीं सर, वो आप बोल रहे थे ना वो कौन खोलेंगे इलाहाबादी। बात करो जिन खोला आपने अकाउंट, हाँ सर, उनसे बात करो, देंगे वो, देने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आप पूरा का पूरा ग्राफ है, वॉल्यूम मैंने अभी आपको लगाकर दिखाई है। तो वॉल्यूम से पहले मैंने इसमें एक साल का चार्ट खोल दिया, एक 1 ईयर का, ये ऊपर की लाइन पे हटा रहा हूँ, ये भी दोबारा से लगाएंगे। और 1 ईयर का चार्ट खोलने के बाद मैंने चेक किया कि सबसे ज्यादा, एक तो सबसे ज्यादा कहाँ है, देखो एक साल में देखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो देखेंगे ऐसे, ये देखिए अब साफ दिख रहा होगा आपको। तो इसके हिसाब से अगर हमने चार्ट देखा तो हमें पता चला ये खाई तो ये लगा। अब जब कैंडल देखते हैं तो पतली लाइन होती है, छोड़ देते हैं, जो मोटी होती है उसे पकड़ते हैं, तो ये मोटी मोटी पे हमने लगाया, ये इस पे हाई ले लिया। सबको समझ में आ गई मैंने यहाँ क्यों लगाई, क्योंकि मुझे मोटा वाला पार्ट लेना था, ये रहा, ये मोटा पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया है। सबको समझ में आ रहा है ना? सर टाइम पीरियड इसका करना है। ये मैंने पहले एक साल का ले लिया पार्ट, ये एक साल का लगा दिया, 1 ईयर लिखा था उस पर क्लिक कर दिया और फिर से जूम कर लिया, और जूम करने का मुझे पता चला कि एक बार यहाँ से वापस गया है, तो वापस वाले पे भी लगा दी एक लाइन, ये लग गई एक लाइन। मैं थोड़ा पीछे गया तो मुझे पता चला एक लो ये बना था, मैंने इस लो पे भी एक लाइन लगा दी है। चलो मैं थोड़ा सा और पीछे गया तो मुझे पता चला यहाँ पर से 2 बार एक ही जगह पर हाई बनाकर नीचे आया है, तो 2 बार जहां पर एक ही जगह पर हाई बनाया मैंने वहां पर भी एक लाइन लगा दी। और पीछे चलते हैं तो मुझे पता चला, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 बार इसने जो है लो बनाया एक ही जगह पर, तो ये हमारा ये भी रेजिस्टेंस हो गया। तो मैंने एक लाइन यहाँ पर भी बना दी, क्योंकि 4 बार रेजिस्टेंस लिया, देखो 1 2 3 4, और इसे भी गिन सकते हैं 5 बार, और ये भी इसी के आसपास, ये 6
6 बार ये इस लेवल से उठाया है, तो ये इसका सपोर्ट हो गया। और पीछे चलते हैं थोड़ा सा, तो हमें पता चला सर देखो 1 2 3 बार तो यहाँ पर भी रुका है, तो ये एक लाइन मैंने यहाँ लगा दी, और ये इसका हाई तो एक मैंने यहाँ लगा दी। ये लाइंस इस तरह से लगानी है, मैं कुछ नहीं करना, हाई लो ढूंढने हैं। हाई लो ढूंढने के बाद बस 1 साल तक के हमने देख लिए। फिर से और अच्छे से देखने के लिए थोड़ा छोटा चार्ट ले लो, 6 महीने में चेक कर लो। 6 महीने में कोई नया हाई लो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सब सही लगाए हैं। फिर से 3 महीने में चेक कर लो, 3 महीने में भी कोई नया हाई लो हमने नहीं मिल रहा है। फिर 1 महीने में चेक कर लो धीरे धीरे, तो 1 महीने में कोई हाई लो नहीं मिल रहा है। एक लेवल ये मिला है हमें 240 का, और एक लेवल ये मिला है 250 का। 250 वाला हमने ले लिया, एक लाइन हमने ये पर हमें फिर से यहाँ पर मिल गई, हमने ये भी लगा दी। तो अब ये 55 और 50 वाली पास पास हो गई, तो उसमें से एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक नहीं। तो मैं अपने हिसाब से 55 वाली को हटा रहा हूँ, क्योंकि देखो 50 वाली पे 50 वाली लाइन लगी यहाँ पर, तो वॉल्यूम आया था ये रहा। 50 वाली लाइन जो रेजिस्टेंस था ये वॉल्यूम के साथ था, लेकिन जो 50 वाला हमने लगाया था ये रहा, ये यहाँ से लगाया था, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था। 3-4 बार हुआ था, लेकिन वॉल्यूम कभी नहीं था 55 वाली में। तो 50 वाली में वॉल्यूम था, इसलिए मैं 50 को इंपॉर्टेंट मानूंगा, 55 को नहीं। तो मैंने 55 हटा दी। सर वॉल्यूम ही, सर एक बार रोक रहा हूँ सर, वॉल्यूम मतलब वो जो छोटी छोटी कैंडल स्टिक बनती है वो वॉल्यूम है क्या? ये वॉल्यूम की कैंडल है, नीचे अलग। ये जो ऊपर का चार्ट अच्छा, नीचे एकदम, ये जो ऊपर का चार्ट बन रहा है ये तो है प्राइस, और जो नीचे मैंने चार्ट लगाया ये है वॉल्यूम। दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। जैसे मैं वॉल्यूम हटा दूंगा तो फिर आपको ये जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है ये है आपका प्राइस चार्ट, जो आप देखते हो। प्राइस चार्ट से अलग ये तो आपका प्राइस चार्ट था, ये तो लग गया यहाँ। अब यहाँ नीचे मैंने एक और चार्ट लगा दिया वॉल्यूम का, जानबूझ के अपने लिए। तो मैंने इसके लिए वॉल्यूम लिखा, VOLUME वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम का चार्ट अलग से आ गया। मुझे पता चल गया यहाँ पर वॉल्यूम आया है, तो जहां जहां पर वॉल्यूम आएगा हम उसे इंपॉर्टेंस देंगे। वो वाले रेसिस्टेंस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट बनेंगे। अब मेरी बात बताइए, किस किस को लाइन लगाना आ गया है? सबको आ गया? डन सर। लाइन लगाने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और जिसने लाइन लगा ली उसे टेक्निकल का लगभग 20% आ गया, बेसिक तो आ गया। ये लाइन सी है, और ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आपने फॉलो करना है, और ये चेक करना है जब भी ये सपोर्ट को तोड़ेगी और उसे तो वॉल्यूम से होगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जब भी वो रेसिस्टेंस तोड़ेगी तो उसे सपोर्ट तभी मानना है अगर वो वॉल्यूम के साथ तोड़ेगी। अगर वो छोटी सी वॉल्यूम का तोड़ के आएगा तो फिर तो वापस गिर जाएगा, वो फेक रेसिस्टेंस, वो फेक ब्रेकआउट है। अगर वो वॉल्यूम के साथ हो रहा है, वॉल्यूम कैसे कंपेयर करोगे? पिछले 5 दिन की वॉल्यूम से चेक कर लो इस बार की वॉल्यूम कितनी है। अगर पिछले 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम की कैंडल बड़ी बनी है तो फिर वो वॉल्यूम फिर वो तोड़ देगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो आज ब्रेकआउट हुआ है वो वॉल्यूम के साथ हुआ है। फिर से चेक करते हैं, आपको आज का दिखाता हूँ, ये एक दिन का। तो आप देखिए जैसे इसने यहाँ से शुरू करा काम, और भाई साहब ये वॉल्यूम चलती ही चली गई और शाम तक वॉल्यूम रही है और बिल्कुल हाई पे जाके बंद हुआ है। हाई पे जाके बंद हो रहा है मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ है, और 250 के ऊपर बंद हुआ है। अगर बंद हो गया है तो मेरे हिसाब से ही तोड़ेगा। इसीलिए जैसे इसने 250 काटा था मैंने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया था वो बड़ौदा में ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट पे अगर आपने खरीदा होगा या पहले से खरीद रखा होगा तो अभी मुझे लगता है 260-65 चला जाएगा बहुत जल्दी, ये परसों तक, मतलब मंडे ट्यूसडे में जा सकता है। अगर ये 50 के ऊपर टिक गया तो, और टिक जाएगा। क्यों? मैंने इसमें पीसीआर रेशो भी चेक कर लिया और 2-3 चीजें चेक कर ली हैं। जब ये आपको सिखाऊंगा तो आपको अलग चीजें पता लगेगी कि सिर्फ टेक्निकल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं भागेगा, टेक्निकल नहीं करता हूँ। टेक्निकल आपको समझा दिया, लेकिन मैं टेक्निकल के हिसाब से बड़ौदा को नहीं बता रहा हूँ भागेगा। मेरे फंडामेंटल रीजन है, मैंने उसका पीसीआर रेशो चेक किया है, मैंने उसका एफआईआई डेटा चेक किया है, मैंने उसका ऑपरेटर डेटा चेक किया है, ये भागेगा। और ये पहला टारगेट इसका 260, फिर 265, फिर 275, 280 और 300 तक का मेरा टारगेट है आने वाले 1-2 महीने के अंदर। अगर 2 महीने के अंदर ही आपको 20% की रिटर्न दे रहा है तो जी सूर्यवंशी जी बोलिए। सर रेट कट होने वाले हैं तो थोड़ा सा और इसको सपोर्ट भी मिल सकता है। रेट कट हो सकते हैं, इसी वजह से बैंक भाग रहे हैं, और उसमें बड़ौदा और ये जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाएगा, इन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो एसबीआई कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट कट गए तो क्या फर्क पड़ेगा, उसके पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन छोटे बैंक होते हैं ना, इनको रेट कट से बड़ा फायदा हो जाता है क्योंकि इनके रेट पहले ज्यादा होते हैं औरों से। तो जैसे ही अपना रेट कट होते हैं तो थोड़ा सा इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज्यादा हो जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया मेरी बुलिश लिस्ट में है, आप देखना कोई बैंक भागे ना भागे, 2 बैंक दबा के भागेंगे, देखना सबसे आगे। सर कैनरा बैंक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी हिट लिस्ट में इसलिए नहीं है। कैनरा बैंक
के जो प्रमोटर हैं उनको पैसे की जरूरत है। जैसे ही कैनरा बैंक का रेट बढ़ता है वो साला बल्क डील भेज देते हैं मार्केट में। जब भी किसी का प्रमोटर या कोई बंदा बेचने आए उस वाले शेयर में से निकल जाओ, बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि जब भी बढ़ेगा वो कहेगा भैया मेरे ले लो गिरा देगा रेट, पहले बेचने दो। कैनरा बैंक के प्रमोटर को पैसे की जरूरत है, इसलिए वो कैनरा रिबेको म्यूचुअल फंड का आईपीओ भी लाने वाला है। ये कैनरा बैंक के लिए पॉजिटिव आइटम है। फिर कैनरा रिबेको का म्यूचुअल फंड का वो आएगा आईपीओ, उस दिन कैनरा बैंक भाग जाएगा। लेकिन उससे पहले कैनरा बैंक का प्रमोटर जो है कैनरा बैंक के शेयर बेच रहा है, साथ में कैनरा रिबेको के भी ऑफलाइन बेच रहा है शेयर। ऑफलाइन तो बिक ही सकते हैं ना, तो वो सर इंडिगो के भी शेयर बेचे उसके प्रमोटर ने कल परसों। इंडिगो को तो बचा ही कुछ नहीं, उनके पास 4% और बचा है बस। अब की बार डील में 4% भी निपट जाएगा, फिर देखना इंडिगो कैसे भागेगा। अब की बार जो बल्क डील होगी ना इंडिगो की, उसमें खरीद लेना इंडिगो, डबल हो जाएगा 1 साल के अंदर, 2 साल 1.5 साल के अंदर ही। इंडिगो का जब भी रेट गिरे, जो करंट प्राइस है वहां से इंडिगो अगर आपको 5-7% नीचे मिल जाए, 10% नीचे मिल जाए, आंख बंद करके पैसा लगा देना। टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% उसमें लगा दो। साथ में शेयर मार्केट में लगा रखा है, उसका 15% एक शेयर में लगाना कह रहा हूँ इंडिगो में। अब की बार जब भी वो 10% टूटा हुआ मिले, और कब टूटेगा वो, जब उसकी बल्क डील आएगी। लास्ट बल्क डील है, उनके पास 4% शेयर और बच गए, ठीक है। वो 4% शेयर इस बार बल्क डील में बेचेंगे और आप खरीद के बैठ जाना। उनकी बल्क डील होते ही सार वो ऐसी बनाएगा ना, रेटों की ऐसी रेल बनाएगा, वो रॉकेट बन जाएगा, वो डबल और ट्रिपल हो जाएगा। 2 साल से ना, ये कौन सी फैमिली, इनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, फैमिली है ये, इन्होंने बेच के उसे धरती पे ला दिया। कहाँ टूटती थी उन्होंने क्रैश करवा दिया उसे। बस ये लास्ट डील है इस बार, 4% बचे उनके पास बस, और 4% करके बेचते हैं। नरेश गोयल। हाँ, गोयल फैमिली है, और नहीं एक और नाम है, गोयल नहीं है, एक और नाम है इनका, मुझे याद नहीं आ रहा। बढ़िया गंगवानी सर, गंगवानी हिंदी वाला गंगवार, गंगवानी, यस सर। हाँ, वो फैमिली के पास है इसके शेयर। और राहुल भाटिया ने बिल्कुल कंपनी बनाई थी। मैं बता देता हूँ, जो गंगवार जी थे वो सीए थे, ठीक है। उनमें बहुत दिमाग था, उन्होंने इस कंपनी को बनाया, इस कंपनी के प्रमोटर हैं। पहले इस कंपनी को खरीदा तो छोटे लेवल पे, बेकार कंपनी थी, जब चल भी नहीं पा रही थी, फिर उसे बड़ा बनाया, पार्टनरशिप्स करी, बहुत सारे जहाज खरीदे और उस कंपनी को इस लेवल पर लेकर आए। उनकी डेथ होने के बाद उनकी बीवी ने सारे शेयर बेच दिए, उनके बच्चे भी और बीवी बस जितने भी शेयर बेच के पैसे आते हैं उठा लेते हैं, सस्ते में बेच रहे हैं, आधे रेट में बेच रहे हैं। कहाँ ये शेयर 4-5 तो कहाँ इसकी ऐसी कर दी, बेच के अभी भी बेचे जा रहे हैं, क्योंकि वो कल तो है नहीं, है ना। पति मर गया, पैसा खा लो सारा, और पता नहीं काम लेके भाग जाएगा। भैया तेरे पास पैसे रख ले, लेकिन नहीं दिया कल। इसलिए कह रहा हूँ, अपने जो भी प्रॉपर्टी बनाओ वो इस तरह से बनाना, और अपने घर वालों को समझा के जाना, अगर मैं चला जाऊँ तो इस प्रॉपर्टी को कैसे करना है, वरना आधे रेट में बिकती है आपकी प्रॉपर्टी। सर आज ही लोकल गुजराती पेपर है, गुजरात से, उसमें पूरा आर्टिकल है उसका, गंगवानी फैमिली और राहुल भाटिया। देखिए मेरे ना कुछ कंपनीज को मैंने बहुत बेसिक तरीके से रिसर्च की है, जैसे इंडिगो, जैसे जील, ये 2-3 कंपनियों को ना, मतलब छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से बेचारी कंपनियां जूझ रही हैं, वरना ये कंपनी भैया 4 गुना होने की पोटेंशियल है इनके अंदर। इंडिगो खरीद लेना, जिस दिन वो 4% का हिस्सा बेच देगी ना, आखिरी हिस्सा उसका 4%, बिकने दो, फिर देखो कैसा रॉकेट बनेगा वापस, फिर से गिर रहा है। पागल है ना, दिमाग की बेची जा रही है। बेचो मैडम, मत बेचो, फिर भी बेची जा रही है। इंटरव्यू अभी सेटल सर, अभी वो यूएस में सेटल हो गए, मियामी में सेटल हो गए। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ सर जी, दूसरे देश में जाना है तो जो मर्जी रेट मिले, बस पैसे चाहिए, बस बेच दो। उसका सीईओ बोल रहा है इंडिगो का, मैडम मत बेचो अभी, तो 2-4 साल रुक जाओ, डबल पैसे मिलेंगे। नहीं, मुझे रुकना ही नहीं 2-4 साल, तो आधे में बेचो। जब भी कोई प्रमोट कोई बंदा मिलता है, खरीदने वाला भेज देती है, इसके रेट ही नहीं बढ़ने दी, सारा स्टेक बेच दिया। बताओ, 40-50% स्टेक तो सब बेच दिया। इतनी बड़ी कंपनी में बताओ कुछ रख ही लेती, सारी पैसे खाने हैं, और उस पैसे को किसी और कंपनी में भी लगा रही है, वेस्ट कर रही है उस पैसे को। बेचारे पति ने पूरी जिंदगी भर खप के कमाया, तो निपटा देगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं पढ़ाई पे। हम थे बड़ौदा पे, बड़ौदा पहले पूरा कर दूं जरा, तो सबको समझ में आ गई बड़ौदा की जो मैंने लाइंस लगाई है कैसे, और मैं 200 ही ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ। 250 का अगला टारगेट क्या है, अगला टारगेट 250 कल काट गया है 255, तो सीधा 265 पर रुकेगा। ये टारगेट तो परसों तक पूरा हो जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से ट्यूसडे वेडनेसडे तक 265 आ जाएगा, और 265 के बाद अगला टारगेट है 285 285। ये टारगेट मेरे हिसाब से अगर 265 काट लेगा तो इसी महीने में पूरा हो जाएगा।
यानी कि आपको ये इसी महीने में 10 से 12% की तेजी दे सकता है। और ये 10 से 12% की तेजी तब देगा जब कम से कम निफ्टी जो है 4-5 पॉइंट भागे। मतलब अगर निफ्टी 26,000 आएगी तो ये 285 आएगा ही आएगा। सर वो जो चार्ट आपने खोले थे ना, उसमें एक थोड़ा सा खोल के मैं स्टडी कर रहा था, निफ्टी कैपिटल इंडेक्स, अब एक उसमें भी ब्रेकआउट। मैं बताता हूँ सर आप प्लीज। निफ्टी कैपिटल इंडेक्स करने के बाद फुल स्टडी मुझे भेजना, फिर मैं चेक करके बता दूंगा आपने क्या गलत क्या सही करा। क्योंकि क्या होगा, एक चार्ट करना है 15 मिनट लगते हैं, 8:45 हो गए। सर एक बार खोल के बस आप दिखा दीजिए सर, प्लीज प्लीज। कौन सा वाला कह रहे हो? निफ्टी कैपिटल इंडेक्स, ये कौन सा इंडेक्स है? निफ्टी कैपिटल सर। निफ्टी कैपिटल मैंने तो कभी खोला ही नहीं। कैसे आएगा, क्या नाम है इसका? हाँ लिखिए ना, स्पेस देखिए, कैपिटल CAPI, स्पेस देखिए सर, निफ्टी स्पेस कैपिटल। सर ये निफ्टी कैपिटल इंडेक्स। है ही नहीं, अरे आगे ना। है ही नहीं सर, इसमें हाँ लिखा इंडेक्स है ही नहीं। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट लिखिए सर, कैपिटल मार्केट। अरे भैया हमने तो कभी ट्रेड नहीं करा है, हमने तो सुना भी नहीं आज तक। कैपिटल मार्केट नहीं है। ठीक है सर। ट्रेड नहीं होता है वाला इंडेक्स, आपने कहीं लिखा हुआ पढ़ लिया हो एक अलग बात है, लेकिन ट्रेड है। वो मिड कैप तो है, अगर आपको मिड कैप चाहिए हो तो दिखा दूंगा, ये रहा मिड कैप। तो मेरे हिसाब से चार्ट पे लाइन बनाने की टेंशन सबकी खत्म हो गई। कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे टारगेट फिक्स करते हैं, समझ में आ गया है। मैंने बड़ौदा का टारगेट कैसे फिक्स करा मैडम, समझ में आ गया? Yes. आ गया ना? Yes, sir. Yes, yes, आ गया सर। वेरी गुड। 250 का ही रेजिस्टेंस है, कैसे पता चला, ये भी सबको समझ में आ गया। और 250 अगर वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगा तो अगला टारगेट 265 और फिर 285 होगा, ये भी सबको समझ में आ गया होगा। और भी टारगेट कैसे निकालते हैं, उसके लिए PCR रेशियो होता है, और भी 3 तरह की चीजें होती है जो एनआईएसएम 8 में बताएंगे, और वो ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं। चार्ट एक बारी को फेल हो सकता है, लेकिन जो मैं PCR रेशियो और जो 10 चीजें सिखाऊंगा आने वाले टाइम में, वो फेल नहीं होती। इसीलिए मैं पिछले 4-5 दिन पहले दी थी मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को, तब भी वो 250 पे था, और मैंने कहा था अभी ब्रेकआउटर यहाँ से जाएगा, लेकिन वो नहीं गया, वापस आया, फिर दोबारा 250 आया। और मैं अभी कह रहा हूँ 250 का ब्रेकआउटर तेज हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें मैंने किस चीज से बताई थी? PCR रेशियो चेक करा था, ऑपरेटर डेटा चेक किया था उससे। चार्ट तो एक सपोर्ट है मेरे लिए। चार्ट को मैं सबसे लास्ट में देखता हूँ, पहले मैं अपना फंडामेंटल चेक करता हूँ हर चीज से। जब फंडामेंटली मेरे को सब कुछ साउंड लगता है कि हाँ करना चाहिए ट्रेड, तो फिर मैं लास्ट में सिर्फ अपने सपोर्ट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए एक बार टेक्निकल भी देख लेता हूँ। और अगर एक बार को टेक्निकल मुझे कुछ अलग बोले, मैं उसकी बात नहीं मानता, सही चलता हूँ, ठीक है। और ये मेरी अपनी राय है, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। दोनों एनालिसिस बढ़िया है, टेक्निकल भी और फंडामेंटल भी, लेकिन मैं फंडामेंटल को प्रायोरिटी देता हूँ, टेक्निकल को सिर्फ मैं सपोर्ट के लिए लास्ट में देखता हूँ कि चलो भाई जहाँ पर एक चीज मिल रही थी, दोनों ही चीज चेक कर ले, तो दोनों ने कह दिया हाँ भैया खरीद दो, जब फंडामेंटल भी बोल रहा है खरीदो और टेक्निकल भी बोल रहा है खरीदो, तो खरीद लेता हूँ। अगर टेक्निकल बोल रहा है नहीं खरीदो, तो एक बार को थोड़ा देख लेता हूँ, 2 दिन रुक जाता हूँ। इस तरह से डिसीजन लेता हूँ मैं डबल चेक करने के बाद, जिससे कि लॉसेस कम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आज हैंग नहीं हो रहा, मजा आ रहा। आ गया जी ये रेजिस्टेंस निकालने आपको आ गया, और सपोर्ट भी। प्राइस लेवल वेयर बाइंग इज स्ट्रांग, जहां पर बाइंग बार बार हो जा रही है वो सपोर्ट है, और जहां पर सेलिंग बार बार हो जा रही है ये वाली, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमें वॉल्यूम भी चेक करनी पड़ती है, कंफर्म करती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, ट्रेंड को। हायर वॉल्यूम स्ट्रॉन्गर ट्रेंड। अब अगर गिरते हुए समय आपके हायर वॉल्यूम है तो वो स्ट्रॉन्गर ट्रेंड हो जाएगा बेरिश, और अगर आपका जो है प्रतिशत हायर वॉल्यूम है तो वो ट्रेंड हो जाएगा आपका बुलिश। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। नहीं सर। वेरी गुड। अब मैं आपको 7 चीजें सिखा रहा हूँ जो मैंने अंडरलाइन की थी, जो मैं कह रहा था बताऊंगा शॉर्ट में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। पहली, लाइन बार और कैंडलस्टिक्स आपको कल सर ने बता दी थी, वही जो मैंने अभी आपको दिखाई दी है ना। लाइन बार और कैंडलस्टिक सेम चीज है, और ना वो एक क्लास में बताई जा सकती, वो नहीं बताऊंगा, एवरेज बता देता हूँ। मूविंग एवरेज, RSI, MACD और बॉलिंगर बैंड लगाकर दिखा रहा हूँ।
देखो मूविंग एवरेज तो मैं भी लगाता हूँ रोजाना, वीवैप जिसे बोलते हैं, ये लगाता हूँ यहाँ पर। मूविंग एवरेज का सबसे बढ़िया है वीवैप। तो वीवैप क्या होता है, ये एवरेज है आपके प्राइस का। एवरेज मतलब पूरे दिन का एवरेज। अगर आप देखेंगे एक दिन में तो ये आपको 5 मिनट का एवरेज दिखा देगा, हर 5 मिनट का। अगर आप देखेंगे 5 डेज में तो ये 1 घंटे का एवरेज दिखाएगा। तो यहाँ लिखा होता है तो ये उसके हिसाब से एवरेज दिखाएगा। ये एवरेज लाइन देखनी है। जब सर कहाँ दिखाई दे रहा है इसको? जी कहाँ दिखाई दे रहा है सर वीवैप? ये वीवैप या इंडिकेटर में जाके लगाना पड़ता है। ये रहा वीवैप, लिखने से आ जाएगा। नहीं वो तो मालूम पड़ गया मुझे। ये लाइन में डार्क कर देता हूँ, मैं डार्क कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको कर दिया डार्क, ये ब्लू बना दिया, और डार्क हो नहीं रहा मुझसे। देखो जी स्टाइल में ही है, हाँ कलर चेंज किया, जहाँ कलर चेंज किया ना उसी में नीचे है सर लाइन मोटा करने का। स्टाइल में सर सब कलर चेंज कर दिए ना सर, कलर में टिक कलर चेंज कर दी। अब नीचे बॉटम में एकदम हो गई। देखिए मैडम ये जो डार्क सी लाइन दिखाई दे रही है ना ब्लू कलर की, मैं इसे रेड बनाता हूँ पहले, फिर दिखेगी। हाँ वैसे वैसे। ये देखिए जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये एवरेज बता रही है। तो जब भी आपका प्राइसेस एवरेज को नीचे की तरफ काटता है तो वो नेगेटिव माना जाता है, और जब जब ये उसके ऊपर रहता है तो ये पॉजिटिव माना जाता है। जैसे अब जैसे ये वाली कैंडल ने इसको काटना शुरू करा तो ये पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पर आप इसे खरीद सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर काम नहीं करता है। लेकिन आप सेंटिमेंटल के लिए इसे एवरेज की लाइन को डाल देना चाहिए। मैं एवरेज की लाइन को डाल के रखता हूँ। जैसे देखिए ये एवरेज था, अब जैसे इसने आज पूरे दिन में यहाँ पर एवरेज काटा तो हम इसको स्टॉप लॉस लेके चल रहे थे कि भाई हमने यहाँ पर खरीद लिया और इस लाइन को स्टॉप लॉस लेके चले। इसने पूरे दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और हम इसको लेकर चलते गए, और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। देखो जैसे जैसे मार्केट ऊपर गई ये भी ऊपर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से इसे तोड़ देगा तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस भी ले लूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने खरीदा यहाँ पे और बेचूंगा यहाँ पर तो भी मुझे स्टॉप लॉस लेने के बाद भी प्रॉफिट हो जाएगा। इसको मेरी ये बात समझ में आ गई कि हम मूविंग एवरेज को, वीवैप को स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं बाइंग और सेलिंग दोनों केस में, इंट्राडे में, और कम कर जाता है। इसमें क्या होगा, कम रिस्क लोगे आप और अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लोगे। आप आसपास जैसी प्राइस आए तो वहां पर अपनी पोजीशन बना लो और वीवैप को जो है स्टॉप लॉस लो। ऐसे अगर वो वीवैप को क्रॉस करे नीचे की तरफ तो आप शॉर्ट की पोजीशन बना लो और ऊपर वीवैप स्टॉप लॉस ले लो, तो आपके छोटे स्टॉप लॉस पे बड़ा काम हो जाएगा। ये आप कर सकते हो, ज्यादातर ये काम कर जाते हैं इंट्राडे वालों के लिए, छोटी ट्रेड के लिए। अगर किसी को 10-20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए की ट्रेड करनी है तो करता है। 20 पैसे का स्टॉप लॉस लो, 1 रुपए का टारगेट लो, मिल जाता है। 1 रुपए का स्टॉप लॉस लो, 5 रुपए का टारगेट लो, मिल जाता है ना। आधे % का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट लो, मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। वीवैप सबको समझ में आ गया होगा। अगला था वहां पर सर ये कितने दिन की मूविंग एवरेज देनी होती है? हाँ जी, वो इनपुट में कितने दिन का मूविंग एवरेज लेना होता है? वो अपने वीवैप आप से होता है। आप जैसे इंट्राडे का देखोगे तो आप इंट्राडे वन डे पे क्लिक करोगे, अपने आप 5 दिन का आएगा अपने आप। आपको कुछ नहीं करना, इसकी सेटिंग अपने आप हुई रहती है। सर मैंने वो लिंक दिया है, एक बार उसमें क्लिक करिए ना मैसेज में। इसमें नहीं सर, ये वाले में, ये गूगल मीट के मैसेज में। कहाँ दिया आपने? अच्छा यहीं पर। कहाँ से आते हैं मैसेज वैसेज? या तो यहाँ है लिखा, ये खोलूं? हाँ सर, जी सर। ये तो एक शेयर का नाम है, निफ्टी कैपिटल मार्केट एक्सचेंज। ये तो एक कंपनी। नहीं सर, इंडेक्स है, क्लिक करिए ना। चलो खोल लेते हैं। थैंक यू। सर ये ट्रेड तो होता है, इसे देख के क्या फायदा होगा? नहीं मैं ये ब्रेकआउट में है ना सर? हाँ ये रहा इसका ब्रेकआउट लेवल, यही है। हाँ ब्रेकआउट लेवल पे है ये, टिक जाएगा। हाँ यही। हाँ ब्रेकआउट, लेकिन लाइफ टाइम हाई पे है। हाँ जी। लाइफ टाइम हाई पे तो रिस्की होता है पोजीशन बनाना। ठीक है सर? जी सर, जी सर। लाइफ टाइम हाई पे ब्रेकआउट को ध्यान से नहीं देखना चाहिए।
मैंने जो बैंक को बड़ौदा दिया है वो लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, वो अपने ब्रेकआउट तोड़ रहा है। 250 रुपए का उसका ब्रेकआउट लेवल है, उसका लाइफ टाइम हाई तो 330 है, तो यानी 250 से 330 तक जा सकता है। अब ये पहली लाइफ टाइम हाई पे, मैं तो टारगेट भी नहीं पता कब तक जाएगा। हाँ ऐसे ही अंबुजा सीमेंट में भी मैं फंस गया। तो अब लाइफ टाइम हाई पे खरीद के फंस जाओगे अगर गिर गया तो, फिर लोग पूछेंगे भाई खरीदा क्यों था तूने लाइफ टाइम हाई पे? अरे भैया ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट था तो टारगेट क्या था? टारगेट तो पता नहीं। जब टारगेट नहीं पता तो क्यों लेना है? और बहुत चीजें है ना हमारे पास, ऐसा नहीं है कि ब्रेक लाइफ टाइम हाई पे कुछ लेना ही नहीं चाहिए, ले सकते हो, लेकिन उसके कुछ फंडामेंटल रीजन तो हो। टेक्निकल बेस पे नहीं लेना चाहिए, टेक्निकली आपको टारगेट नहीं बता रहा। भाई जब आपके पास टारगेट है ही नहीं, ना कोई पैटर्न बन रहा है पीछे से जो आपको टारगेट पता चल जाए कुछ, बस एक लाइफ टाइम हाई पे क्रॉस कर रहा है तो भागेगा, तो वो 1-2% के लिए तो ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन आपको टारगेट नहीं पता 5-7%, 10% भागेगा, कितना भागेगा नहीं पता है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा टेक्निकल बेस पे लेने के लिए, फंडामेंटली हम उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अगला जो मुझे बताना था वो है आपका बॉलिंगर बैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को मैंने बताया था मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको रोजाना प्रॉफिट होगा। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको डेली के डेली प्रॉफिट होगा। उसके लिए हमें एक रेंज बनानी पड़ती है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए और इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हम बॉलिंगर बैंड यूज करते हैं। जैसे मैंने बड़ौदा पे ही लगा दिया बॉलिंगर बैंड, देखो बॉलिंगर BOL ये आ गया। जैसे ही मैंने बॉलिंगर बैंड लगाया ना, इसने एक बैंड बता दिया कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो हमारे को लेवल पता चल जाता है और हम इसमें भी और थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। ये बता रहा है डार्क कर दीजिए, मेक इट डार्क ना। हाँ ये डार्क कर देता हूँ। मतलब ये 251 से ऊपर नहीं जाएगा और 248 से नीचे नहीं जाएगा। नहीं, बॉलिंगर बैंड बोल रहा है कि अगर 248 से नीचे चला गया तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, और अगर 251 से ऊपर चला गया तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये सिर्फ 5 मिनट का बता रहा है, हमें 5 मिनट का नहीं देखना होता, हमें देखना होता है लंबा। हम इसे देखेंगे 1 घंटे 1 दिन का, तो 1 दिन का देखने पे ये अब बताएगा सही। अब इसने बताया, देखो ये ऊपर की तरफ बोल रहा है 255 और नीचे की तरफ बोल रहा है 218, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने लगाई भी यही है, ऊपर 255 लगाया हुआ था और नीचे भी हमारे पास 212-13 के आसपास रहता है। यह बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी कि ऊपर तो इसका 255 का लेवल है जिसे तोड़ना मुश्किल है, और नीचे तोड़ना मुश्किल है। देखो पिछली बार 218 तक गिरा था, तो बॉलिंगर बैंड बिल्कुल सही बता रहा है। तो अब हमें इसमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए 255 218। 255 थोड़ा पास है तो अपनी तरफ थोड़ा दूर कर सकते हो, 260 बना लो। 260 218 में बैठ जाओ, अगर 260 और 218 नहीं तोड़ेगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे? इसकी 260 की कॉल बेच दो और 218 की पुट बेच दो, दोनों तरफ की बेच दो। अगर 260 और 218 के बीच में पूरे महीने रहा तो आपको 50,000 रुपए बच जाएंगे, सिर्फ 2 लाख रुपए लगा के। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? सर 50,000 सर बाउंस कर रही सर। रिपीट करिए सर रिपीट कर रहा था। रिपीट कर देता हूँ, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है ये NISM 8 का है, तो समझने में थोड़ा कम होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए जी, बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस 250। मैंने क्या करा, 260 की कॉल सेल कर दी और 230 की पुट सेल कर दी। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 260 की कॉल सेल कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है सर ये 260 से ऊपर नहीं जाएगा। ये पुट सेल कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि सर ये 230 से नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये होता है अगर ये 260 से ऊपर नहीं गया तो ये कॉल जीरो हो जाएगी बाद में, और अगर नीचे नहीं गया तो ये पुट भी जीरो हो जाएगी। समझ में आई नहीं सबको बात? जिन जिनको कॉल पुट के बारे में पता उन्हें समझ में आ गई होगी। तो अगर प्राइस इसका तो दोनों कॉल पुट जीरो हो जाएगी। अब इन दोनों कॉल पुट का रेट देख लेते हैं क्या, 260 की कॉल और 230 की पुट। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का ही मैं ये ऑप्शन चेन में आ गया। ये देखिए सर, अगर मैं 260 की कॉल की बात करूं तो ये 260 की कॉल, ये एक ही कॉल खरीदने के लिए मुझे चाहिए पैसे, एक कॉल बेचने पे मुझे मिलेंगे 12,000 रुपए। 260 की कॉल है 12,000 रुपए की, और 240 की पुट है 8,000 रुपए की। 12 और 8 20,000 रुपए, और हमें 20,000 रुपए लेने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे?
ये मांग रहा है सर अब वो तो 230 की ली थी। सर 240 की। ये मांग रहा है 1,22,000 पे लगा के 240 कर देता हूँ सर, 10-10 रुपए ऊपर नीचे। तो ये क्या कह रहा है, 1,22,000 रुपए लगा के हमें 20,000 रुपए कमाने का मौका दे रहा है। ये बस प्राइस इस बीच में रहना चाहिए। तो फिर से बता देता हूँ, अच्छे से जरा चल जाएगा। तो देखिए, अगर हमने 260 की कॉल बेच दी और 240 की पुट बेच दी, तो हमारे पैसे लगेंगे सिर्फ 1,22,000 रुपए और हमें मिलेंगे 20,000 अगर रेट इसके बीच में रह जाए तो बस हमें एक ऐसा लेवल पकड़ना है जो इसके बीच में रह जाए। छोड़ो हम पास की क्यों बेचे, हम 260 वाले को कर देंगे 270 और 230 वाले को कर देंगे 220 या 230। तो अब ये 20-20 रुपए दूर हो गया, यानी कि 10% दूर हो गया। 10% का मूव थोड़ी आ जाएगा एक शेयर में, और आ भी जाएगा तो हम पोजीशन से एग्जिट देंगे। तो इस तरह से हम 1,22,000 लगा के अगर पूरे महीने में 4,000 रुपए भी बचा लें, बहुत दूर दूर बैठ जाएंगे ना, 25-25 रुपए दूर बैठ जाएंगे, तो 4,000 तो बच ही जाएंगे। तो 1 लाख 1.25 लाख रुपए लगा के 4,000 बच जाएगी, बहुत है। अगर 1 लाख रुपया लगा के 4,000 रुपए बच जाए महीने में तो बहुत है ना। हाँ सर बहुत है, 4% तो बहुत बहुत ज्यादा। तो अगर ये वाली स्ट्रेटेजी में हम बड़ौदा में 25-30 रुपए ऊपर दूर बैठ जाए तो 25-30 रुपए नीचे बैठ जाए, 30 रुपए का मूव थोड़ी आता है कि एक ही महीने में। और जैसे उसमें 15 रुपए का मूव है तो चेंज कर लो पोजीशन, फिर और 15 रुपए ऊपर बैठ जाओ। इसे रोका थोड़ी है चेंज करने के लिए। सर पर ये बाई और सेल तो एक्सपायरी पे ही होगा ना। बाई और सेल अभी करके बैठ जाओ पूरे महीने होल्ड। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ऑप्शन की वो जीरो हो जाएगा, वो अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, पूरे एक महीने में आपको अपने आप 1 लाख रुपए लगा के 20-25 हजार आ सकते हैं। 20-25 हजार इसलिए लेंगे, हम और दूर बैठेंगे, 30-30 रुपए 40-40 रुपए दूर बैठ जाएंगे, 15-15% दूर, तो 4,000 तो आ जाएंगे। वो 4,000 ये बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 3-3, 4-4 करोड़ डाल रखे हैं और निफ्टी में तो दो मतलब 1,000 पॉइंट ऊपर की और 1,000 पॉइंट नीचे की दोनों तरफ की कॉल पुट बेच के बैठ जाते हैं, और 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाता है। वो 3 दिन में 1 करोड़ पे 50,000 रुपए कमा लेते हैं। 1 करोड़ लगा रखा है, हर 3 दिन में 50,000 कमा लेते हैं, पूरे महीने में 10 लाख रुपए 1 करोड़ लगा के। सर वैसे कॉल तो होती है बाय का सिग्नल बाय करना होता है इसमें, तो हम उसको सेल भी कर सकते हैं। कॉल और पुट दोनों को बाय भी किया जा सकता है, सेल भी। जिसको नहीं पता है वो दिमाग मत लगाओ, NISM 8 में पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा कांसेप्ट है, एकदम से समझ में नहीं आएगा। जिनको पता है उनको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं ज्यादा इस बारे में बताना नहीं चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। बॉलिंगर बैंड सबको समझ में आ गया कि ये वाली यूज होता है जहां पर हमें पॉइंट पता करना होता है, भैया कहां पर सपोर्ट और कहां पर रेजिस्टेंस है। तो बॉलिंगर बैंड भी हमारे को चार्ट वो हमारे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता है। देखो जो हमने खुद से चार्ट लगाए थे उसने खुद ही बता दिया कैलकुलेट करके। ये देखो आपके सामने, तो जहां पर हमने लाइन लगाई हुई उसके पास ही है, देखो दोनों। ये भी आपको तरीके से सही बताता है। बॉलिंगर बैंड भी आपको सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपके जो पास के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो ये बताता रहता है। तो बॉलिंगर बैंड भी आप यूज कर सकते हो, अच्छी स्ट्रेटजी। इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर हैं, यहाँ पर 500 तरह के हैं, सब ढूंढ लेना, कुछ ना कुछ बताते ही हैं, तो सब बढ़िया ही है। सारे नहीं समझा सकते लेकिन सब इजी हैं, समझ लोगे, नाम से ही पता लग जाएगा। चलिए अगली चीज एक बतानी थी मुझे, इस पर आ जाते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और एक डबल टॉप डबल बॉटम और एक ट्रायंगल पैटर्न, इस पे आ जाता हूं। जरा ध्यान समझिएगा। ये कंपनी का चार्ट है ऊपर, फिर नीचे आया। इसका मतलब क्या हुआ, बाइंग आई है, बाइंग आई बाइंग आई बाइंग आई, फिर यहाँ पर आके वो बायर इतना ज्यादा नहीं मिल पाया, वो थोड़ी सी तो जिन्होंने यहाँ से खरीदा था उन्होंने उसे यहाँ बेच दिया। लेकिन फिर अब की ओर पूरा नीचे नहीं गिरा, अब की ओर यहीं से उठ गया, उठ गया उठ गया उठ गया, करते 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 ऐसे करते करते ऊपर गया। फिर यहाँ पर फिर से सेलिंग आ गई, सर आ गया। लेकिन जब यहाँ पर सपोर्ट आया था पिछली बार और अब की बार इसमें फिर से यहीं पर सपोर्ट आया,
अब ये हो गया इसका हायर हाई, ये हाई 1 हो गया, ये हाई 2 हो गया, ये हायर हाई बन रहा है, यानी अप ट्रेंड में तो ये है, और ये सपोर्ट भी ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट इसके दोनों सेम है, तो ये हायर हाई बना रहा है और सपोर्ट भी ले रहा है। अब की बार ये फिर ऊपर गया, तो अब हमारा टारगेट ये था कि अगर ये इससे ऊपर चला गया तो ये बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं जा पाया, और ये जहां पर इसने पिछली बार रेजिस्टेंस लिया था यहीं पर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर गया। अब हम इसे चेक करेंगे, देखो अब दो बातें हैं सर, एक तो इसने हायर हाई बनाया तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये पॉजिटिव है, लेकिन इसने यहीं पर 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया, तो फिर ये वाला हाई तो हमारे किसी काम का रहा नहीं, हम तो इस वाले हाई की बात करेंगे, 2 बार रुक गया यहाँ पर, तो अब ये बन गया रेजिस्टेंस, बन गया रेजिस्टेंस। तो अब हम चेक करेंगे, अब अगर ये बन गया इसके शोल्डर, ये हो गया इसका शोल्डर 1, ये इसका और ये उसका हो गया हेड, ना हेड एंड शोल्डर, ये इसका और ये इसके शोल्डर है। तो जब कभी ऐसा पैटर्न बने तो इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलता है, ये इसके शोल्डर है, ये इसका हेड है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते ही साथ जो ये नेक लाइन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नेक लाइन, इसे क्या बोलते हैं, ये नेक लाइन पे लेगा सपोर्ट, अगर ये नेक लाइन तोड़ देगा तो ये हो गया बेस्ट, अगर ये नेक लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाए तो ये हो गया बुलिश। फिर ये पहली बात तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ऊपर सपोर्ट ले लेता है, अगर नेक लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ेगा तो उसका पहला टारगेट ये शोल्डर, दूसरा टारगेट ये हेड, तीसरा टारगेट हेड से शोल्डर तक जितनी जगह थी ना इतना इसके ऊपर, तीसरा टारगेट वो, और चौथा टारगेट हेड से लेके नेक लाइन तक जितनी जगह थी वो शोल्डर नापेंगे, लेकिन सॉरी हेड से नापेंगे, यानी कि एक टारगेट इससे ऊपर और बन जाएगा, यानी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको 2 टारगेट बताता है, 3 टारगेट बताता है। पहला वो यहाँ पर सपोर्ट लेके पहला टारगेट हो गया शोल्डर, दूसरा टारगेट हो गया हेड, तीसरा टारगेट हो गया शोल्डर और हेड के बीच का डिफरेंस के ऊपर, और चौथा टारगेट हो गया हेड से लेके नेक लाइन तक का डिफरेंस शोल्डर नापेंगे। ये टोटल 1 2 3 4 टारगेट आपको बता देता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस किस को समझ में आ गया और किस किस को समझ में नहीं आया वो बोलो, जिसको समझ में नहीं आया सर चौथा टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये टारगेट 3 से टारगेट नहीं, नेक लाइन से लेके और टारगेट 2 तक का डिफरेंस जो होगा उतना आप टारगेट 2 में जोड़ो। नेकलाइन से लेके हेड तक का जितना डिफरेंस होगा वो हेड में जोड़ दोगे, हेड में। तो वो तो टारगेट 2 हो गया ना, उसके ऊपर आपने टारगेट 3 बताया। एक टारगेट मैंने बताया, टारगेट 1 इज शोल्डर, टारगेट 2 इज हेड, टारगेट 3 इज हेड प्लस T2 माइनस T1, हेड में उतनी अमाउंट जोड़ दो जो शोल्डर और उसके बीच का डिफरेंस था, ये हेड में, ये तीसरा टारगेट है, और T4 इक्वल टू हेड मतलब T2 माइनस नेक लाइन, और ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है ये जोड़ना है हेड में, ये टारगेट 4 है। अब चारों समझ में आ गए, चारों समझ में आ गए सबको? तीसरी तरफ बताएंगे सर। निफ्टी में कुछ दिन पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और उसके बाद में निफ्टी गिर गई थी। हाँ तो वो ब्रेक फेल हो गया ना, तो हेड एंड शोल्डर नीचे की तरफ भी जा सकता है, ये भी तो बताया मैंने। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और अगर ये नेकलाइन तोड़ के नीचे चला जाए तो ये पैटर्न फेल हो जाता है, बस यही स्टॉप लॉस लेवल है, और फिर ये बेरिश ट्रेंड में आ जाता है। नीचे का टारगेट नहीं बताता है आपको। हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न है, अगर नेकलाइन का सपोर्ट ले ले तो ऊपर के टारगेट बता देता है, नीचे के नहीं बताता। सर आप गलत बोल रहे हो, हेड एंड शोल्डर एक्चुअली नेगेटिव पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाता है। हाँ नेकलाइन टूटना चाहिए, यही बताया मैंने, लेकिन अगर नेकलाइन नहीं टूट रहा है तो फिर ये हमारे को हायर हाई हायर लो बना बना के ऊपर के टारगेट दे देता है। दूसरा पैटर्न बन जाएगा ना सर अगर नहीं तोड़ा। नहीं दूसरा पैटर्न नहीं है सर, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ही नेगेटिव है। हाँ मैं वही
और अगर ये एक्चुअली कोई भी पैटर्न फेल हो जाता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही कह रहा हूँ कि हेड एंड शोल्डर अगर आपको कहीं बनता हुआ मिले तो नेकलाइन पे ध्यान रखना है। नेकलाइन टूट जाएगी तो वो बेरिश पैटर्न है, भेज दो। लेकिन अगर नेकलाइन नहीं टूटी तो सबसे ज्यादा मैं इसी को फॉलो करता हूँ, फिर ये बुलिश पैटर्न हो जाएगा आपके लिए और फिर ये टारगेट देगा 4, क्योंकि जिन लोगों ने हेड एंड शोल्डर बनने की वजह से शॉर्ट मारा होगा अब वो शॉर्ट करके इसे ऊपर पहुंचा देंगे। तो सही में तो ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर नेगेटिव पैटर्न होता है और नेक लाइन का ध्यान रखना पड़ता है। नेक लाइन तोड़ते सार, क्योंकि इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया और फिर दूसरे शोल्डर पे ये इसने फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की शुरुआत कर दी। अब अगर ये नेक लाइन तोड़ेगा तो ये नेगेटिव पैटर्न ही बनेगा। लेकिन अगर इसने यहाँ पर नेक पे रेजिस्टेंस ले लिया, तो सपोर्ट ले लिया नेक पे, और सपोर्ट लेने के बाद ये शोल्डर तोड़ना शुरू किया इसने, तो फिर ये हेड भी तोड़ेगा और ऊपर का भी तोड़ देगा। यही काम अब निफ्टी में होने वाला है। पहले निफ्टी में वो गिरी, बहुत गिरी, उसके बाद वो तेजी से कवर कर रही है वॉल्यूम के साथ, और इस बार की रिकवरी जो है वो वॉल्यूम के साथ है। क्योंकि वॉल्यूम के साथ है तो मैं पिछले 7-8 दिन से कह ही रहा हूँ कि अब मार्केट भागेगी, और देखो भाग ही रही है। और 25,000 तोड़ते ही सार मुझे अगला टारगेट 25,800 है, फिर 250 है, और फिर लाइफ टाइम हाई है वो काटेगी, बहुत जल्दी काटेगी 2-2.5 महीने। सर ये हेड एंड शोल्डर जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। ये जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स जो नीचे गिरे हैं ना, जैसे सत्यम में ये बना था, ऑरकॉम में बना था, तो बहुत, और यहाँ पर अगर नेकलाइन जब टूटता है ना, अगर वॉल्यूम आ जाता है तब तो गया काम से। यहाँ पर एक्चुअली देखना कुछ नहीं है, निकल जाना है। हेड एंड शोल्डर जब आया था नेकलाइन तो 800 रुपए में था सत्यम का, वहां से टूटकर वो 2 रुपए तक आ गया। बहुत सारी चीजें होती है सर। वैसे भी हम टेक्निकल को मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि जो 800 रुपए से 2 रुपए आया था सत्यम, वो बहुत लंबे टाइम में आया था। उसमें बीच में कई बार उसने ऊपर की छलांग भी मारी थी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गिरा ही था। तो हम टेक्निकल को इतने लंबे टाइम के लिए फॉलो नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और आपकी स्विंग ट्रेडिंग है 1-2 दिन 4 दिन की, हफ्ते भर की, 10 दिन की, उसके लिए आप फॉलो कीजिए। और अगर आपका हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन टूट जाए तो एग्जिट कर जाइए, उसी को स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आपके नेकलाइन को सपोर्ट ले लेता है तो जो उसके हेड बने थे उसके हिसाब से उसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर एक बार भी उसने हेड तोड़ा तो शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइए, क्योंकि वो बुलिश पैटर्न में आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने बता दी है, फॉलो आपने करना है। और हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न है, नेकलाइन को ध्यान रखना होता है। नेकलाइन तोड़ेगा तो एकदम से निकल जाओ। लेकिन अगर नेकलाइन दे रहा है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर तभी बनेगा जब उसके अंदर बुलिश पैटर्न बनने शुरू होंगे। पहले तो बुलिश बना लेकिन वो बुलिश फेल हो गया, इसलिए वो हेड एंड शोल्डर कन्वर्ट हो गया। पहले उसने बुलिश पैटर्न बनाया, देखिए मैं बताता हूँ। आपके शेयर ने मान लीजिए पैटर्न बनाना शुरू किया, आपका शेयर नीचे से गिर रहा था, बढ़िया बढ़िया ऊपर बढ़ा। अब यहाँ उसने पहले एक पैटर्न ये बनाया, फिर नीचे आया। अब जैसे वो इसे काटेगा तो आप कहोगे बुलिश पैटर्न में आ गया। अब ये इसने काट दिया। बताइए, अगर आपका शेयर यहाँ से बढ़ रहा था, बढ़ने का तो यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरने का तो थोड़ा सा स्टीप रिकवरी करके ऐसे आया। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर जैसे वो काटेगा आप इसे बुलिश पैटर्न मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? यहाँ तो एक्चुअली डेफिनेटली वो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है तो ऊपर चला गया, बुलिश पैटर्न हो गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आया और यहाँ से नीचे गया, तो आप यही कहोगे ना ये बुलिश पैटर्न था और यहाँ पर अपने टारगेट बना गया हमारा, हमने बुक किया। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया और आपकी इंतजार ये रहेगी कि अब यहाँ से ये फिर से यहाँ से ये रिकवरी लेगा। आपका मन यही करेगा ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब जैसे ये इसे काट देगा तो आप एकदम से इसे नेगेटिव नहीं मान लेंगे, आप इंतजार करेंगे, हो सकता है इसे घूम जाए। आप इसको इस वाले लेवल तक आने का इंतजार करेंगे। आप कहेंगे, आप ये चेक करेंगे कि लोअर हाई बनाएगा या हायर हाई बनाएगा, मतलब जो इसका लोअर लो होगा या हायर। आप इसके लो को चेक करेंगे कि जो अगला लो है वो इसके बराबर बन रहा है या इससे ऊंचा बन रहा है। अब मान लीजिए आपका अगला लो इससे ऊंचा बन गया, ठीक है, इससे ऊंचा यहाँ से ही घूम गया ये, और अब आपने देखा कि जो लोअर लो था इससे नीचे नहीं गया और ये यहीं से घूम गया, तो आपके हिसाब से अभी तक ये बुलिश पैटर्न में ही है ना? सर ये बुलिश ही होता है, बुलिश से बेरिश बनता है। जी सर, और क्वेश्चंस का जवाब देते रहिए सारे हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आंसर से बाकी सबको समझ में आ रहा है। तो अभी तक ये बुलिश पैटर्न में है, तो सब ऐसे ही सोचेंगे अपने मन में जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे बता रहे। तो जब तक ये यहाँ पर था तो हमें ये बुलिश पैटर्न दिख गया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ये ऊपर गया, इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ये बुलिश पैटर्न में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर से जैसे नीचे आया और इसे तोड़ने के बाद ऐसा नहीं है बेरिश हो गया,
हम चेक करेंगे कि इसकी रेसिस्ट हुआ या नहीं हुआ। रेसिस्ट नहीं हुआ सर, ये वापस आने लगा। वापस आने के बाद ये लगभग यहाँ से ही वापस आ गया। वापस आने के बाद हमें पता चला रही है इस बार जो इसका हाई था ना उससे छोटा हाई बन गया, ये लोअर हाई बन गया। ये हाई 2 जो है इससे लोअर है, क्योंकि ये लोअर हाई बन गया तो अब हमें रिस्क हो गया, अरे ये तो नहीं जा पाया। अब हम चेक करेंगे क्या ये नेकलाइन तोड़ रहा है, क्योंकि ये बन गया क्या, ये इसका शोल्डर बन गए दो और ये इसका हेड बन गया। अब हमें पता चला हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन, लेकिन हम चेक करेंगे क्या ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ के स्टॉप लॉस से बनाए रखेंगे अपनी बुलिश पोजीशन को। इस बुलिश पोजीशन को हम बनाए रखेंगे और जैसे ही ये शोल्डर को कंप्लीट करेगा हम यहाँ पर एग्जिट ले लेंगे। और अब ये बन गया बेरिश, यहाँ पर आप पोजीशन भी ले सकते हो। तो इस हिसाब से हेड एंड शोल्डर पैटर्न सबको समझ में आ गया होगा, कब एग्जिट लेना है, क्या टारगेट रखना है। सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू कर देता है, इसको काटने के बाद अपने टारगेट 1 2 3 4 मैंने आपको बता दिए, क्योंकि फिर ये हेड एंड शोल्डर्स की उपाधि में नहीं आएगा। अब ये हायर हाई हायर लोज की उपाधि में आ जाएगा, क्योंकि इसका लो भी नेक्स्ट बड़ा ही बनेगा और हाई भी बनेंगे। तो ये पैटर्न ही पूरा बदल के हायर हाई हायर लो बन जाएगा। तो किस किस को हेड एंड शोल्डर समझ में आ गया? बेसिक इसका ये है कि हेड एंड शोल्डर एक नेगेटिव पैटर्न है, नेक लाइन तोड़ते ही ये बेरिश हो जाता है। लेकिन अगर नेक लाइन पे सपोर्ट ले लिया तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो खत्म हो गया। अब जो नया पैटर्न बनेगा वो बुलिश पैटर्न है, और वो क्या है, हायर हाई हायर लो बनेगा पूरा। किस किस को इसमें कोई क्वेरी है तो बोल दीजिए। किसी को कोई क्वेरी नहीं है? अच्छे से समझ में आ गया ये ग्राफ? सचिन जी अच्छे से आ गया? आ गया सर। वेरी गुड। एक पैटर्न और बताता हूँ आपको, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है और बहुत ही काम की है, और 90% से ज्यादा उसकी चांसेस है काम करने के, और वो भी आपको पूरा का पूरा टारगेट बता देती है। एक शेयर है आपका ऐसे चल रहा था यहां से, फिर यहां से गिरा, गिरने के कहीं पर उसने सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट ठीक यहाँ पे ये इसके आसपास या ऊपर नीचे हल्का फुल्का यहाँ पर आके फिर रेसिस्टेंस ले लिया, 2 बार रेसिस्टेंस ले लिया, रेसिस्टेंस 1 रेसिस्टेंस 2। लेकिन नीचे सपोर्ट था, जो उसका लो था, सपोर्ट लो था, ये जो अगला लो इतना छोटा नहीं बनाया, अगला लो बनाया उससे छोटा सा, और फिर यहाँ पर आ गया। तो हम बोलते हैं सर ये तो बन गया कप, तो है कप। और जैसे चाय पीते हैं ना, कप का हैंडल पकड़ के ये हैंडल है, मतलब पहले तो उसने एक बड़ा बॉटम बनाया, फिर एक छोटा बॉटम बनाया, और छोटा बॉटम बनाने के बाद उसने ये चाय की तस्तरी ऊपर की तोड़ दी। इसे बोलते हैं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन पहचानना आ गया? एक शेयर ऊपर से नीचे आया, नीचे आने का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने का ऊपर गया, लेकिन वहां पर थोड़ा सा उस रेसिस्टेंस को उसने बहुत छोटे सा लो बना के तोड़ लिया, ऊपर ले लिया, और अब की बार वो रेसिस्टेंस जो बना तो तोड़ रहा है, तो उसे तोड़ते ही तो वैसे ही सपोर्ट बन जाना चाहिए। सपोर्ट तो बन गया, वो ये बुलिश बन गया। कहां तक जाएगा वो भी बताऊंगा, पहले कप एंड हैंडल पहचानना आ गया? कुमारेश जी आ गया? यस सर। तो कप तो मैं टेक्निकल जी मैं टेक्निकल सर फॉलो नहीं करता हूँ, कि आई बेसिकली फंडामेंटल्स कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हैंडल फॉर्मेशन अगर बनता है तो उसे बुलिश ट्रेंड में ले लेते हैं, और फिर जितनी गहराई आपकी कप की थी, जितनी गहराई आपकी कप की थी, इस लेवल से उतना ऊंचा टारगेट देगा। जितनी गहराई आपकी कप की थी उतना बड़ा टारगेट, इसे यहां से भी नाप सकते हो, ये टारगेट 1 हो जाएगा, और जब यहां से नापोगे वो टारगेट 2 हो जाएगा। वो टारगेट आपको बताता है, एक बॉटम ऑफ द हैंडल, एक नेक ऑफ द कप एंड हैंडल बोथ, और डिफरेंस ये वाला लेना है, जितना ज्यादा बड़ा कप बनेगा उतना ज्यादा बड़ा टारगेट। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी समझ में आ गया होगा सबको। अब आएगा डबल टॉप और बॉटम। डबल टॉप बॉटम भी इजी है। देखो जब एक शेयर है, चलो डबल टॉप को हर्षा जी बताएंगे, बड़ा इजी सा है। डबल टॉप, टॉप ये टॉप ये रहा, हर्षा जी समझाएंगे प्लीज। शेयर करना है फिर? आप इसको एडिट कर पाएंगे? चलो आप देख लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। डबल टॉप, डबल बॉटम, और 2-4 पैटर्न जो आप समझाना चाहे समझा दीजिए। इनको पैटर्न की क्लास आप दे दीजिए आगे की, 2-3 पैटर्न जो इम्पोर्टेंट लगते हो आपको।
थोड़ा डिटेल में दीजिएगा, ज्यादा लंबी लंबी बात है, बता एक मिनट सर, पहले तो ये कैमरा लगाना पड़ेगा मुझे। दीजिए, लगा दीजिए। इसके बाद हमारा ये खत्म हो गया टेक्निकल एनालिसिस। इसके क्वेश्चन आपने करके लाने हैं। ठीक है, 2-3 पैटर्न आपको और समझाए जाएंगे अभी, और इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में जो बेसिक पार्ट था हमने खत्म कर लिया है, डिटेल में हम पढ़ेंगे एनएसएम8 में, और ये क्वेश्चंस आपने करके लाना है। 4th चैप्टर खत्म हो गया है, 2 दिन की आपकी हॉलीडे है। मंडे को मैं 5th चैप्टर स्टार्ट करूंगा और 4th तक की प्रॉब्लम ले लूंगा। सर 1 2 3 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दीजिएगा ना फिर सैटरडे संडे कर लेंगे। न्यूमेरिकल तो दिए थे, वो तो हो गए हैं, और कुछ है तो तो बहुत है, जितने दिए थे इतने काफी है। 4th के दे दूंगा मैं थोड़े से और। ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है सर, कोई प्रॉब्लम चल रही है। आपका कैमरा नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं चल रहा है कैमरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैटर्न्स आपको जो 2-3 मैंने समझाए ये काफी हैं। डबल टॉप डबल बॉटम, चलो मैं ही बता देता हूँ। आपका शेयर चल रहा था और उसने डबल टॉप बना लिया। पहले एक बार गया, पहले आपके शेयर का प्राइस एक बार गया, यहाँ पर रुका, फिर नीचे आया और फिर से ऊपर जाने लगा, फिर से ही रुक गया। अब ये बन गया डबल टॉप। स्क्रीन शेयर तो स्क्रीन ही शेयर हो। देखिए ये आपका शेयर का प्राइस चल रहा था ऐसे जा रहा था, ऊपर नीचे करता हुआ, और ये गया ऊपर और फिर यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिल गया एक, ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, फिर यहाँ से ये फिर से ऊपर गया और अब की बार भी सीधा वहीं पर रेजिस्टेंस मिल गया। अब जब एक पर 2 बार ये रेजिस्टेंस ले ले तो इसे हम बोलते हैं डबल टॉप। ऐसे ही अगर नीचे सपोर्ट ले ले 2 बार, ये अलग बता रहा हूँ मैं, एक से फिर वो यहाँ पर रुक गई एक बार, फिर बीच में से फिर गई, फिर यहाँ पर 2 बार रुक गई, तो उसे बोलते हैं डबल बॉटम। डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न, हाँ दोनों ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। बिल्कुल बिल्कुल। डबल टॉप या डबल बॉटम बन जाए, एक ही जगह पर 2 बार सपोर्ट ले ले तो वहाँ लाइन बना लेनी है आपने, फॉलो करना है। उससे ऊपर रहेगा तो वो सपोर्ट है, उससे नीचे रहेगा तो वो रेजिस्टेंस है। जैसे ही उसे काटे आपको एग्जिट करना है। अगर आपका सपोर्ट कट रहा है तो आपने बाइंग की पोजीशन में से बाहर निकल जाना है, और अगर आपके रेजिस्टेंस को कट रहा है तो आपने शॉर्ट की पोजीशन में से बाहर निकलना है। क्योंकि वो जो डबल टॉप और डबल बॉटम बना था वो हम स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं कि उसे काटना मुश्किल है, लेकिन अगर वो उसे काट देगा तो आपने एग्जिट ले लेनी है, वरना आप उसे स्टॉप लॉस बना के चलते हो। सही कह रहा हूँ सर हर्षा जी? हर्षा जी स्प्लिट कर दीजिए। हाँ सर, हाँ सर। चलिए डबल टॉप और डबल बॉटम, यानी कि जो सर ने कल आपको सिखा दिया है वो लाइन बना, तो डबल टॉप या ट्रिपल टॉप हो, हमें तो टॉप मिलने चाहिए, हम उठा के एक लाइन बना लेंगे, दैट इज डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, एक पैटर्न और था वहां पर लिखा हुआ, वो भी ऐसा ही था, चला गया। ये है, ये था सर ट्रायंगल। ट्रायंगल बता देता हूँ, चलो। एक शेयर था वो ऐसे चल रहा है, पहले यहां से चला फिर गिर गया, चला फिर गिर गया, तो आपने देखा एक ट्रायंगल तो उसने ये बनाया, ट्रायंगल उसने ये बनाया, फिर यहां से चला फिर गिर गया, लेकिन उसका जो लो था ना वो हायर लो था, हर बार जो उसका टॉप था वो हायर हाई, तो हायर हाई भी बोल सकते हैं, इसे इंक्रीजिंग ट्रायंगल पैटर्न इसे बोलते हैं, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं। कौन सा पैटर्न? असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग, इसे बोलते हैं असेंडिंग, मतलब ट्रायंगल की जो हाई है वो ऊपर की तरफ है हर बार, तो इसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। अगर यही ट्रायंगल नीचे की तरफ बन रहे हो तो
तो इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल देंगे, वो बेरिश मूव हो जाएगा। तो ट्रायंगल पैटर्न भी हो सकता है, ये भी आप देखते हो। और इसे वरना इसे इस वाले पैटर्न से करो फॉलो, हायर हाई हायर लो से। देखो पैटर्न एक ही है, नाम अलग अलग। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर हायर हाई बन रहे हैं तो वो हायर लो बन रहा है, वो बुलिश है, उसे ट्रायंगल के नाम से दे देंगे। एक इसमें और पैटर्न होता है जो बड़ा काम आता है, वो बताता हूँ, फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न होता है कि अगर मान लीजिए कभी किसी चीज पे ब्रेकअप हो जाए ऐसे बहुत लंबा, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर वो 110% चढ़ गया, 10% चढ़ने के बाद फिर वो किसी एक रेंज में कैसे 2-3% में घूम रहा है, फ्लैग। ब्रेकआउट हुआ, ये तो इसका डंडा बन गया, फिर डंडे के बाद इसी रेंज में घूम रहा है, वो साइडवेज पैटर्न है, ये बन गया फ्लैग। अब ये साइडवेज में से जब भी निकलेगा, साइडवेज में से जब भी निकलेगा तो जितना बड़ा ये फ्लैग बनाया था ना, इतना बड़ा दोबारा फ्लैग बना सकता है, इसे बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। तो जब भी अपने साइडवेज मूव में से निकलेगा तो ये बड़ा या ब्रेकडाउन दे सकता है, मतलब ये इतना ही बड़ा ब्रेकआउट दोबारा भी दे सकता है जितना बड़ा इसने पहले दिया। मान लो 10% चला तो 10% और चल सकता है। अगर इसने यहाँ से तोड़ दिया तो ये वापस इसी लेवल पे आ सकता है, इसी लेवल पे। तो ये पैटर्न, देखिए बहुत सारे पैटर्न बनाए हुए हैं। बनाए किसने? शास्त्रियों ने, और जो दिमाग से खेलने वाले बंदे होते हैं ना, उन्होंने बनाया कि भैया लोगों ने अगर इतना ज्यादा एक साथ खरीद लिया होगा और मान लो उस फ्लैग पैटर्न से टूटेगा तो डर जाएंगे तो लोगों से इतने ऑपरेटर ने इतने ऊपर पहुंचे तो ऑपरेटर ही बेचना शुरू कर देगा, या फिर टर्म कर दिया होगा ऑपरेटर ने, तो ऐसा ज्यूम कर लिया गया कि वो लेवल उसी पे आ जाएगा वापस। तो ये बात ठीक है। दूसरा, अगर किसी ऑपरेटर ने उसे इतने ऊपर पहुंचाया है और वहां पर जाके भी वो फ्लैग से बाहर निकल रहा है, मतलब ऑपरेटर अभी ऑपरेटर की है, ऑपरेटर से और ऊंचा लेकर जाएगा, तो जितना ऊंचा ऑपरेटर से लेकर गया उतना ऊंचा और ले जा लेगा। दोनों केस में सिर्फ साइकोलॉजी से खेल रहा है और कुछ नहीं। तो जितने भी पैटर्न बने हुए हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी पे बने हुए हैं, चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने बेसिक फंडामेंटल याद कर लिया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करो। बाकी मैं टेक्निकल को बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस चेक करके अपना टारगेट निकाल लेता हूँ, बाकी फंडामेंटल के हिसाब से काम करता हूँ। इसलिए मैंने आपको भी सिर्फ इतना ही समझाया है, ठीक है। और मुझे इससे ज्यादा आता भी नहीं है, जितना आता था उतना समझा दिया। वो आप अपने आप सीख जाओगे, सब मिलते हैं मार्केट में, सब सिखाने वाले मिलेंगे आपको और बताने वाले मिलेंगे, और आप गूगल पे सर्च करो तो भी मिल जाएगा। पैटर्न सीखकर कुछ नहीं होना है, हमारे कोर्स में नहीं है पैटर्न, टाइम लग जाएगा इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट पैटर्न थे वो मैंने आपको सिखा दिए। तो आज इतना ही, कोई क्वेरी हो आज की क्लास की वो पूछ लीजिए, फिर फिनिश करेंगे। किसी की कोई क्वेरी नहीं है? सर तो आइडियली ये होना चाहिए कि पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे अगर हम पोजीशन क्रिएट करते हैं तो एक बार पोजीशन क्रिएट करने के पहले हमको री-वेरीफाई कर लेना चाहिए कि आसपास कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं है, राइट। यही करता हूँ। और एक बार हमने एंट्री ले ली, टारगेट कहाँ तक जाएगा, ये टारगेट निकालने का काम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस से पता चलेगा। फंडामेंटल के भी बहुत सारे तरीके हैं जो टारगेट बता देंगे। मैंने भी आपको पीसीआर रेशियो नहीं सिखाया है ना, मैंने आपको वैल्यूएशन नहीं सिखाई है, तो टारगेट तो वो भी बता देते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस उनका हेल्पिंग हैंड बन जाता है, एक सपोर्ट देने के लिए कि भैया हमने एक टारगेट निकाला 500 का, तो जरा टेक्निकल भी चेक कर। 500 की जगह मान लो 490 पर रेजिस्टेंस हो तो 500 490 भेज देंगे। टेक्निकल का काम सिर्फ इतना है, थोड़े से टारगेट एडजस्ट करवा देता है बस, ठीक है ना। अब जैसे सॉफ्ट का जब रिजल्ट आया तो भाग रहा था, और भागने का तो उसने अपना रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया था, तो फिर तो टेक्निकल के हिसाब से लोगों ने खरीद लिया होगा। लेकिन वहीं पर ऑपरेटर ने गेम खेल ली। ऑपरेटर ने क्या करा, रिजल्ट बेकार आए थे, उसके बाद उसे भगाना शुरू कर दिया, तो लोगों को समझ में आया, अनिल सिंह ने भी बोल दिया कि रिजल्ट इतने बेकार भी नहीं, क्योंकि भाग रहा था ये देख के। बंदे को फंसा दिया ऑपरेटर ने। अनिल सिंह को भैया लाखों करोड़ों लोग जानते हैं और लाखों करोड़ों की बात मानते हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों ने बिरला सॉफ्ट खरीद लिया, ऑपरेटर ने बेच दिया। मैंने आपको ठीक 9 बजे से पहले भेज दिया था, भैया बिरला सॉफ्ट में से एग्जिट कर जाओ, अच्छे नहीं है। और मैंने खुलते ही सार मेरा रेट टू रेट आया, मैं निकल गया सारे अकाउंट में। और जैसे ही मैं निकला उस टाइम वो 10 रुपये बढ़ा हुआ था, और मेरे निकलने का तो 40 रुपये गिर के बंद हुआ। आज भी गिरा है, रोज गिर रहा है। अगर अच्छे के हिसाब से तो बढ़ क्यों नहीं रहा है? ये क्या किया, ऑपरेटर ने डंप कर दिया अपना सारा माल वहां पर बढ़ा के उसे, और उसके बाद गिराया उसे। तो टेक्निकल वाले सारे फंस गए होंगे। सर ये बात यहाँ समझ में नहीं आती सर थोड़ा सा, कि जैसे इसी का बिरला सॉफ्ट का जो डेटा आया
तो एक दिन पहले तो डेटा आ गई। अब सुबह डेटा तो बैठ था, मतलब जो ऑपरेटर जिन लोगों ने पहले पोजीशन बिल्टअप किया था डेटा आने के पहले, उनका एक्सपेक्टेशन था कि हम ऊपर जाके प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट आएगा, उन्हें लग रहा था कि प्रॉफिट अच्छा है। हाँ, राइट। अब प्रॉफिट तो आया, डेटा तो नेगेटिव आया। तो डेटा नेगेटिव आया तो अगले मॉर्निंग जब मार्केट खुली तो 20 पॉइंट ऊपर ले जा, ऊपर 20 पॉइंट कैसे गया, कौन ले गया इतना मार्केट को ऊपर, कौन खींचा सर, कौन पोजीशन क्रिएट? दो बंदे ले गए। पहला, जिस बंदे ने 16% फ्यूचर की पोजीशन खरीदी है, अंदाजा लगाओ कि बिरला सॉफ्ट कंपनी के 16% पोजीशन तो एक ही बंदे के पास थी। ऑपरेटर डेटा में दिख रहा है कि 16% राइट। गया है। तो जो बंदा 16% फ्यूचर में पोजीशन खरीद सकता है, उसकी कितने हजार करोड़ की कैपिटल से बिरला सॉफ्ट में लगी है। क्या वो बिरला सॉफ्ट के 1-2 लाख शेयर नहीं खरीद सकता शुरू के 15 मिनट? तो उसने क्या, हाँ सर, 20-50 हजार शेयर खरीद लिया उसने, बिरला सॉफ्ट के रेट ऊपर रख दिया। और जब फिर अनिल सिंघवी ने देखकर उसे, अरे तो बढ़ रहा है, अनिल सिंघवी ने बोल दिया, अरे ये तो बढ़िया शेयर है, खरीद लो। अब उन्हें देखकर और कुछ लोग जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते होंगे, अपने रेजिस्टेंस लेवल को काट के ऊपर जा रहा है और न्यूज भी उसके अंदर प्रॉफिट अच्छे होने की, तो वो लोगों ने भी खरीद लिया। जब तो उसने अपने फ्यूचर सारे बेच दिए, और फ्यूचर बेचने के बाद अपना कैश में 10-50 हजार शेयर खरीदे तो भी बेच दिए। इस वजह से रेट गिर गया। देखो, जो ऑपरेटर होता है ना, हम कैसे मैं फंडामेंटल पे ही क्यों विश्वास करता हूँ, ये जो ये टेक्निकल वालों का ही बेवकूफ बनाता है बस। मुझे भी अपनी लाइफ में कभी ऑपरेटर बनना है। ऑपरेटर लीगल थोड़ी है। ऑपरेटर कौन है? कैपिटल ज्यादा है, लीगल तरीके से माल बेच रहा है, कोई लीगल काम तो कर नहीं रहा है भाई। गवर्नमेंट ने तो 2% बेच सकता है एक दिन में, वो एक अकाउंट में 2% बेचता है, लेकिन उसके अकाउंट 5 है, वो 2% 5 अकाउंट से बेचता है। पांचों लिंक्ड नहीं है, पांचों बंदे अलग अलग हैं, अलग अलग कंपनी है। ऑपरेटर यही करता है। ऑपरेटर 10% माल बेचना है उसे एक दिन में, कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट 2% नहीं है। वो 5 जगह ऑपरेटर बनता है, 10% माल बेचता है, 10% उठा लेता है, और उस हिसाब से चलता है। तो वो सबसे ज्यादा उसे भी टेक्निकल आता है, उसे पता है मुझे कहाँ तक लेकर जाना है, तो कौन लोग खरीदने आएंगे, वो उन्हीं, वो उसे उसी लेवल तक लेकर जाएगा जिसे आप रिकॉर्ड बोलोगे। क्लोजिंग भी के ऊपर सबको फंसा देगा, और फिर उसे ऐसा मारेगा, आ जाओ बेटे लॉस बुक करो। जिस दिन आप सबके सब लॉस बुक, वो फिर से मार्केट आएगा। वो इंतजार करता रहेगा कब तक तुम बेच रहे, क्योंकि जब आप बेचोगे तभी वो खरीदेगा। अगर आप बेचोगे नहीं तो वो खरीदेगा नहीं, उसके पास पैसे की कमी, वो खरीद लेगा। वो आपको चेक करेगा कब तक रख सकते हो। ठीक, तो ऑपरेटर की चाल अलग है, और वो टेक्निकल एनालिसिस से ही फंसाता है। सॉफ्टवेयर में डाल देता है, पहले तुझे इसमें ब्रेकआउट देना है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देना है, और जब तुझे लगे वहां वॉल्यूम ज्यादा आ गई तो वहीं पर डंप कर देना है सारा माल। वो इस तरीके से ही डालता है अपने एल्गो में कि मैं ब्रेकआउट दूंगा 250। तो ऑपरेटर नया पोजीशन तो बना रहा है ना, मतलब अगले मॉर्निंग वो नया पोजीशन बना रहा है, मतलब नया पैसा डाल रहा है, तो उसको तो लॉस में कुछ नहीं करेगा। 500 करोड़ के फ्यूचर पहले ही खरीद लिए। ओके, अब उसे लगा रहे यार तो रिजल्ट बेकार आ गया, गिरेगा। अब अगर वो गिर जाता तो 500 करोड़ के 450 करोड़ रह जाते, मान लो 10% गिर जाता, ठीक है। अब वो क्या करेगा, 50 करोड़ और डाल देगा। अच्छा, मतलब छोटा मार्जिन लगता है अगले दिन से डालेगा ना, कैश के 50,000 शेयर खरीदने 1 रुपए का एक है, 50 करोड़ लेंगे ना। अब वो 50 करोड़ कैश में बायर बन के बैठ जाएगा, वो गिरने ही नहीं देगा उसे 2 मिनट। अब उसने रोक लिया, क्योंकि रेट गिराने के लिए पहले 50,000 शेयर बेचने पड़ेंगे किसी को। 50,000 शेयर रिटेल के पास ही नहीं, 50,000 शेयर बेचने के लिए तो 10 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट रुक गया ना। अब जब कैश में रेट रुका है तो फ्यूचर में भी रुका हुआ है, वो 10 मिनट के अंदर अपनी 50-500 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी बेच मारेगा फ्यूचर में। पर सर ये तो बल्क डील वाली बात हो गई ना, फिर वो रैंडमली किसी भी टाइम पे कैसे बेच सकता है, उसकी टाइमिंग फिक्स रहती है बल्क डील की। फ्यूचर में तो बेच सकते हैं, फ्यूचर में तो लॉट ही 1000 शेयर का है, 100 शेयर बेच सकते हैं, 2% तक बेच सकते हैं ना। जब फ्यूचर 2% खरीद सकते हैं तो 2% बेच भी सकते हैं, उसे 2% ही लिया है 5 अकाउंट में, 5 के 5। फ्यूचर में तो कुछ पहले से बताना नहीं पड़ता, उसमें तो बल्क डील का ऑप्शन नहीं होता, फ्यूचर में तो एक ही विंडो होती है। अच्छा, तो वो फ्यूचर की पोजीशन खाली करेगा अपनी, और फ्यूचर में 50 करोड़ के फालतू भी बेच देगा, जो 50 करोड़ उसने कैश में लिया है, फिर भी ज्यादा उतना प्रॉफिट उसने फ्यूचर को। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। अभी तो
आपको ऑपरेटर के पहचानने के और बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा, आता रहेगा। चलिए लेट हो गए हैं, सर, 10:30 बज गए। हाँ जी नहीं हम लास्ट क्वार्टर बोल रहे थे सर, फिर इसके बाद आप आराम कीजिएगा। निफ्टी सर यही है, पर तो ऊपर ही नीचे हो रही है, ना नीचे बहुत जा रही है ना ऊपर जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा सर? क्या नहीं जा रही ऊपर नीचे? निफ्टी जो है मतलब साइडवेज में फंसी पड़ी है, ना बहुत ज्यादा नीचे जा रही है ना बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है सर, तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं सर? आपको बताता हूँ, निफ्टी ऊपर जाना चाहती है लेकिन जाएगी कैसे? पैसे से। पैसा कहाँ से आएगा? या तो हमारे देश में कोई बहुत बड़ी न्यूज आए, जैसे बहुत बड़ी न्यूज आई है हमारी ग्रोथ रेट बढ़िया आया है, तो इस वजह से पैसा आ सकता है मार्केट में, एफआईआई पैसा डाल सकते हैं, ऊपर जा सकती है। या फिर ये झगड़े पकड़े के जो रिस्क है खत्म हो जाए तो भी पैसा आ जाएगा। और हमारे इंडिया में ना बहुत ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं, सारा पैसा तो आईपीओ में जा रहा है। आईपीओ क्या होता है? जो शेयर वो तो हो ही रहे हैं। अलग से 50,000 करोड़ की कंपनी आई, आपको शेयर देके आपका पैसा लेके चली गई, और वो पैसा कंपनी के पास गया है, वो मार्केट में से तो निकला ना। तो जब मार्केट में से पैसा निकले ही जा रहा है तो मार्केट में तो पैसे की कमी हो जाएगी ना। तो मार्केट में पैसे की कमी चल रही है, इस वजह से वो एकदम से बढ़ नहीं पा रही है, लेकिन मार्केट बढ़ेगी जरूर। आने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, इंटरेस्ट रेट घटा दो तो पैसा आ जाएगा, दूसरा मार्केट में कुछ ग्रोथ वगैरह ज्यादा आ जाए, या मार्केट के ऊपर जो लड़ाई झगड़े के रिस्क है थोड़े कम हो जाए, तो एफआईआई पैसा डाल देंगे। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 20% है, डेटा आना होता है वो अपनी पोजीशन कम कर लेते हैं। जैसे आज जाना था हमारा ग्रोथ का रेट, उन्हें लग रहा था ग्रोथ कम आएगी तो उन्होंने अपनी पोजीशन कर ली थी, अब ग्रोथ आ गई ज्यादा, तो कल को शॉर्ट कवरिंग भी करेंगे और बाइंग भी करेंगे। मेरे हिसाब से मंडे को निफ्टी 25,000 के ऊपर असिस्ट करके 25,500 जा सकती है एक ही दिन में। एक ही दिन में सर? अरे 500 पॉइंट होते ही क्या है, 2%। कल मंडे में मुझे लग रहा है अगर मार्केट 25,000 के ऊपर टिक गई तो 25,500 दिखा देगी। अगर आपको 500 पे ज्यादा चंबा हो रहा है ना, तो अगली लाइन यार ध्यान से मार्क कर लेना, 700 भी दिखा सकती है एक ही दिन में, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ना 25,000 का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है, हलवा नहीं है, लेकिन ये टूटेगा 26,000 पे रुकेगा डायरेक्ट। 25 टारगेट है मेरा, पहली बार 25 तोड़ते ही 25,800 आएगा। अगला रेजिस्टेंस 25,850 है, 25,850 से लेके 26,000 तक का रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस करने के बाद वो सीधा 27,000 रुकेगी लाइफ टाइम हाई काटते। तो बहुत जल्दी बड़ी मूव आएगी, जब भी आएगी किसी के हाथ नहीं लगेगी। बस अब यही सोच रहे हैं मैं तो पैसे इन्वेस्ट करने रह गए, मैं तो सोच रहा था 22,000 आएगी तब इन्वेस्ट करूंगा, और वो 22,000 की हाँ अभी कहीं ना यूट्यूब पे भी बोल रहे सर कि 20,000 आ जाएगी। हाँ, तो वो 20,000 वालों के पैसे बैठ में लगे रह जाएंगे, बस इक्विटी नहीं लगेगी। 20,000 22,000 आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पाकिस्तान एटम बम मारने की धमकी दे दे, धमकी से भी गिर जाएगी, सिर्फ यही एक तरीका है। या फिर पाकिस्तान का 4-5 देश मिल जाए और वो इंडिया को धमकी दे दे, अगर तुमने पाकिस्तान पर तो उड़ा देंगे। अगर कुछ ही वर्ल्ड वॉर जैसा लगने लगे कि यार 4 देश मिल गए पाकिस्तान के साथ, तो हमें भी 4 मिलाने पड़ेंगे, जैसे रूस और यूक्रेन के साथ होने लगा था बीच में। यूक्रेन को बहुत सारे देश मिलने को तैयार हो गए थे, लेकिन फिर लास्ट में कोई मिला नहीं तो कुछ हुआ नहीं। तो वर्ल्ड वॉर के नतीजे, कोई वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आई तो गिरेगी मार्केट, या पाकिस्तान एटम बम निकाल के बाहर खड़ा कर देगा, मैं तो मार दूंगा, दिमाग खराब करोगे तो भी गिर सकता है।